मेरे तजब्जुब को देखते हुए रेशम ने मुझे मशवरा दिया, छोड़ो, उसका हुक्म मानना जरूरी तो नहीं तुम्हारे लिए, और मिलेगा भी क्या सिवाय जिल्लत के। वो तो एक जख्मी नागन बनी हुई है। मैंने कहा, बात तुम्हारी भी गलत नहीं, लेकिन अनवर ने कहा था कि तुम सालिस का किरदार अदा कर सकते हो। मामलात को सुलझाने के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ी उम्मीदें लेकर गए थे ना चौधरी साहब के पास, क्या हुआ? अगर यहाँ भी वही रवैया सामने आया तो मैं उल्टे पांव लौट आऊंगा, लेकिन मुझे जाना तो चाहिए। तुम्हारी मर्जी। मैंने तो देखा है कि सास तीर और बहू तलवार। छोटी चौधराइन के दरवाजे पर दस्तक के साथ ही अंदर से आवाज सुनाई दी, आ जाओ। उसके बेडरूम का नक्शा भी मुख्तलिफ नहीं था। एक भारी भरकम नक्शी बेड और वैसे ही सोफे। वो अफसुर्दा मगर दमकिनत के साथ कमरे के वस्त में हाथ बांधे खड़ी थी। शायद मुझे रिसीव करने से पहले उसने लिबास भी बदला था और बाल भी बनाए थे। मुझे ये देखकर इत्मीनान हुआ कि उसका रवैया जारहाना नहीं है। वो एक खूबसूरत, दराज कद और बावकार औरत थी। मेरा ख्याल था कि तुम नहीं आओगे। उसने एक सोफे की तरफ इशारा किया और खुद मेरे मुकाबिल बैठ गई। उसके पुरसुकून रवैये को देखते हुए मैंने कहा, ऐसा क्यों सोचा आपने? मुझे अंदाजा है कि चाचा ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैं सुन रही थी। अगर मेरा यहाँ भी वैसा ही इस्तकबाल होता तो मैं दरवाजे से लौट जाता, मैंने कहा। वो बोली, चाचा का मिजाज ही ऐसा है। अभी कुछ सदमे में है, कुछ ब्लड प्रेशर, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। मैं अभी इंजेक्शन लगा के आई हूं। आप डॉक्टर भी हैं? ये सब करना मेरी जिम्मेदारी बन गया तो मैंने सीखा। मेरे वालिद मुख्तलिफ मिजाज के आदमी हैं। उन्होंने हमेशा यही कहा कि ससुराल में जाके बहू मत बन जाना, भतीजी हो भतीजी ही रहना। वो बोली। मैंने कहा, मुझे अनवर ने भी बताया था कि दोनों भाई मिजाज में एक दूसरे की जिद हैं, जैसे ये दोनों भाई। वो बोली। मैंने तायद में सर हिलाया। और ये दोनों के बड़ों की तरबियत का फर्क है या फितरत का, लेकिन नजर आ जाता है। मैं चाय पीने जा रही थी, तुम भी पी लो। चाय के बर्तन पहले से दरमियान की मेज पर मौजूद थे। वो चाय बनाने लगी। बड़े चौधरी साहब बिलावजह मुझसे बदगुमान हैं कि यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। मुझे इससे गर्ज नहीं कि तुम कौन हो और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ क्यों हुआ। उसने चाय मेरे सामने रखी। लेकिन मैं देख रही हूं कि अब अनवर अली तुम पर बहुत ज्यादा एतमाद करता है, क्योंकि वो तुम्हें अपना मोहसिन समझता है। न मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया था और न अब अपनी खुशी से क़याम कर रहा हूं। अनवर ने मुझे रोक लिया है। किस लिए? वो मुझ पर नजर जमा के बोली। मैंने पहलू बदल के कहा, ताकि मैं हालात पर काबू पाने और बेहतर बनाने में उसकी मदद करूं। अगर तुमने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली है तो उसके लिए तुम क्या कर रहे हो? मुझे अंदाजा हुआ कि वो एक ज़हीन औरत थी। ये मैं कबलज वक्त नहीं बता सकता, लेकिन इस कोशिश में अनवर का साथ जरूर दे सकता हूं। मेरा भी ख्याल है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने कहा, अनवर बुरा आदमी नहीं है, वो तालीम याफ्ता है, इसलिए मुहज्जब और फराख दिल है। मैं समझता हूँ कि तमाम खराबी के जिम्मेदार बड़े चौधरी साहब हैं। अगर वो चाहते तो इस मसले को ऐसे हल कर सकते थे कि किसी के साथ जुल्म या नाइंसाफी न होती। वो मिजाज और फितरत में आतिशफिशा हैं और अपने आगे किसी की नहीं सुनते, और शायद बड़ी चौधराइन भी उनके सामने बेबस हैं। ये बिल्कुल ठीक है। हमारे घरों में सारे फैसले मर्द करते हैं, औरत की हैसियत सिफर है। लेकिन उन्होंने तो बड़े भाई को साफ जवाब दे दिया कि आप अपने मामलात से गर्ज रखें। वो खामोश हो गए। उनका मशवरा क्या था? उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि असगर जो करो असूल और इंसाफ के मुताबिक करो। सारी खराबी इसलिए हुई। आज जो कुछ हो रहा है वो भी उसी का नतीजा है। लेकिन मैं एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि अनवर की नीयत नेक है। वो किसी का बुरा नहीं चाहता और किसी का भी दुश्मन नहीं है। मैं बड़ी चौधराइन को भी यही इत्मीनान दिलाने गया था, लेकिन वहां सामना हो गया बड़े चौधरी साहब से। आप भी खातिर जमा रखें, सब ठीक हो जाएगा। उसके चेहरे की अफसुर्दगी पर इत्मीनान की झलक आ गई। क्या वाकई ऐसा होगा? अनवर चाहता है, इसलिए मैं भी कोशिश कर सकता हूँ।
बस कोई रखना अंदाजी ना हो और दुश्मनी में कोई उसे नुकसान ना पहुंचाए, जैसे कि कल उसे कत्ल करने की कोशिश जरूर की गई थी। कुछ वक्त लगेगा मसले का ऐसा हल निकालने में जो सबको कबूल हो। वो मुझे देखती रही। और तुम समझते हो कि ऐसा हो सकता है, तो फिर यहां से जाने की बात क्यों करते हो? मैंने पहलू बदल के कहा, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। क्या तुम्हारी शादी हो गई है, बच्चे हैं? मैंने हंस के कहा, मजबूरी से यह मतलब नहीं था मेरा। अगर तुम्हारे बीवी बच्चे होते तो शायद तुम मेरी मजबूरी को बेहतर तौर पर समझ सकते। मेरी मुश्किल यह है कि मैं खुल के तुम्हारा साथ नहीं दे सकती और किसी किस्म की यकीन दहानी भी नहीं करा सकती। बड़ी चौधराइन मुझसे भी ज्यादा कमजोर और बेबस हैं। मुझे अंदाजा हो गया है मुश्किलात का। वैसे तो मेरे अब्बा बड़े हैं, लेकिन उनकी चलती नहीं। वो चलाना जानते ही नहीं और चाहते भी नहीं। वो कनात पसंद और साबिर व शाकिर किस्म के आदमी हैं और ज्यादा तालीम याफ्ता भी नहीं है, मगर उनका अखलाक और किरदार उसके बरक्स है जो छोटे भाई का है। मैंने भी स्कूल में तो नहीं पढ़ा, लेकिन खुद उन्होंने मुझे और मेरी बहन को बहुत कुछ पढ़ाया है। उसमें अदब, आदाब, तमीज, तहजीब पर ज्यादा जोर था। पहले मैं इस हद में और गुस्से में ज्यादा बोल गई थी, वरना बड़ों के सामने जबान खोलना मुझे नहीं सिखाया गया। मैं अब्बा से बात भी नहीं कर सकती कि मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है। मुझे मालूम है कि वो कुछ नहीं करेंगे सिवाय सब्र की तलकीन के और दुआ के। लेकिन मेरी एक और मजबूरी भी है। क्या तुम्हें अनवर ने मेरी बहन के बारे में कुछ बताया है? बताया है, लेकिन ये उसका जाती मामला है। मैंने महसूस किया कि इससे ज्यादा मेरे कहने को कुछ नहीं। मैं कमरे से निकल आया। हवेली के सहन में सलोनी और रेशम बड़े दोस्ताना अंदाज में हाथ डाले टहल रही थी। सहन तकरीबन 100 फुट लंबा और उतना ही चौड़ा था, जिसके चारों तरफ बरामदे थे और बरामदों में सारे बेडरूम्स के दरवाजे खुलते थे। सामने का हिस्सा मेहमान खाना था और सबसे पीछे वाला नौकरों की रिहाइश, किचन और स्टोर पर मुश्तमिल था। दरमियानी हिस्से के वस्त में एक गोल तालाब में फव्वारा लगा हुआ था, लेकिन पानी न होने की वजह से वह चलता नहीं था। फव्वारे से सीमेंट के 3 फुट चौड़े रास्ते चारों बरामदों की तरफ जा रहे थे। इस तरह सहन 4 हिस्सों में तकसीम हो गया था। हर हिस्से में सरसब्ज हमवार तराशी हुई घास थी। सलोनी के रेशम से अच्छे व दोस्ताना मरासिम एक हौसला अफजा बात थी। दोनों जवान थी, बाअखलाक थी और इस खानदान में शामिल नहीं थी। उनके साथ सबका रवैया वही था जो मुलाजमों के साथ था, लेकिन वो घर के काम काज करने वाले नौकर और जाती खादमा की हैसियत से बालातर थीं। सलोनी यहाँ के माहौल को समझती थी और हवेली में रहने वालों के मिजाज को भी। रेशम उन्हें सिर्फ हवेली की हाकिमों की हैसियत से जानती थी और मेहमान खुसूसी होने के बावजूद खुद को तन्हा महसूस करती थी। सलोनी की कंपनी उसकी तन्हाई और बेजारी का इलाज हो सकती थी। वो सलोनी से जिंदगी का सलीका सीख सकती थी, जिसमें जाती रख रखाव से दूसरों के साथ बावकार रवैया इख्तियार करने तक बहुत कुछ शामिल था। लिबास, मेकअप, कहाँ किस वक्त कैसा होना चाहिए और मर्तबा, मौका और ज़रूरत को समझकर किससे क्या बात करनी चाहिए। और यही नहीं, ये रेशम को सलोनी की सोबत और तरबियत ही सिखा सकती थी और मैं समझता था कि रेशम में सीखने की सलाहियत मौजूद है। सलोनी ने मुझे देखा तो रेशम का हाथ छोड़ के मेरी तरफ आई। सर, चौधरी अनवर अली ने आपको मेहमान खाने में बुलाया है। मैं रुक गया। मेहमान खाने में? तुमने बताया था कि वहां पर कोई पुलिस अफसर आए हैं। जी हाँ, मुझे उन्होंने यही बताया था। मैं तजब्जुब में पड़ गया। चारों सूबों में सैकड़ों छोटे बड़े पुलिस अफसर हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं। मेरे केस का ताल्लुक सक्खर से था, जो सिंध पुलिस का इलाका और उनके दायरे अख्तियार में आता था। लेकिन मफरूर मुजरिमान के मामले में चारों सूबाई पुलिस के महकमों के दरमियान ताउन हर सतह पर होता था और किसी मफरूर मुजरिम की तलाश या गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम दूसरे सूबे में जाती थी तो उसे तमाम वसाइल दस्तियाब रहते थे। मेरा मामला चारों सूबों के लिए संगीन और अहम था और सबके पास मफरूर मुजरिमों के बारे में मुफस्सिल मालूमात का होना यकीनी था। उसमें तस्वीर के साथ फिंगरप्रिंट्स भी होंगे ताकि हुलिया बदल के फिरने वाले की शनाख्त को यकीनी बनाया जा सके। क्या ऐसी सूरत में मुझे किसी सीनियर पुलिस अफसर के सामने जाने का खतरा मोल लेना चाहिए? बेशक मामला पुराना हो गया था
اور کسی حد تک سرد خانے میں بھی پہنچ گیا تھا، لیکن ختم تو نہیں ہو سکتا تھا۔ ابھی میں ششو پنج میں تھا کہ مہمان خانے سے انور برآمد ہوا۔ اس نے مجھے دور سے دیکھ کر ہاتھ کا اشارہ کیا۔ وہ مجھے بلا رہا تھا۔ انور بے وقوف نہیں تھا۔ اسے میری ساری ہسٹری معلوم تھی، اور اس کے باوجود اس نے مجھے کسی سینئر پولیس افسر سے ملانے کے لیے بلایا تھا، تو یقین ہوگا کہ اس میں میرے لیے کوئی رسک کی بات نہیں ہے۔ انور دوبارہ اندر چلا گیا تھا، اور اب میرے پاس اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ میں اس کی مان لوں یا کمرے میں جا کے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے لیٹ جاؤں۔ پھر میں نے رسک لینے کا فیصلہ کیا اور پورے اعتماد کے ساتھ مہمان خانے میں داخل ہو گیا۔ میرا موجودہ حلیہ اور نام مفرور فرید الدین سے مختلف تھا۔ میری صحت بہت بہتر تھی۔ میرے چہرے پر وہ داڑھی تھی جو بالوں کے خط سے رخساروں پر اور ٹھوڑی کے گرد نفاست سے تراشی ہوئی آدھے انچ کے بالوں کی سیاہی نظر آ رہی تھی، اور فیشن کے ایک سٹائل کا نمونہ تھی۔ میں نے اپنا ہیئر سٹائل بھی بدل دیا تھا۔ پہلے بال چھوٹے تھے جن کو میں درمیان کے 2 حصوں میں بناتا تھا۔ جیل میں قیام کے دوران ایک بار مجھے گنجا کرا دیا گیا تھا۔ جیل حکام کے مطابق ان کے پاس ہر قیدی کے ہیئر سٹائل کا نخرہ اٹھانے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے بعد سے جب تک میں جیل میں رہا، میرے سر پر 1 انچ سے زیادہ بال لمبے نہیں تھے۔ اب میرے بال پیچھے کی طرف بنے ہوئے تھے اور لمبائی میں شرٹ کے کالر سے بھی آگے تک پشت کی طرف جاتے تھے۔ وہ ایک وسیع کمرہ تھا جس میں ایک طرف کھڑکی کے ساتھ ڈبل بیڈ لگا ہوا تھا اور پھر ایک غالیچہ بچھا ہوا تھا جس پر سرہانے کی طرف ایک کرسی رکھی تھی اور دوسری طرف ٹیبل پر 14 انچ کا ٹی وی رکھ دیا گیا تھا۔ چند فٹ کے فاصلے پر دوسرا غالیچہ تھا، اس پر ایک صوفہ سیٹ تھا۔ درمیان میں شیشے کی ایک گول میز تھی جس پر چائے کے خالی برتن رکھے تھے۔ ایک صوفے پر 40-45 سال کا ادھیڑ عمر شخص بڑی فراغت سے نیم دراز سگریٹ پی رہا تھا۔ سانولے رنگ کے اس دراز قامت پولیس افسر کا جسم فربہی مائل تھا، مگر روایتی انداز میں اس کی توند نکلی ہوئی نہیں تھی۔ میں نے سامنے والے صوفے پر براجمان ہونے سے پہلے اس سے ہاتھ ملایا۔ انور علی نے کہا، یار یہ ہیں ہمارے پرانے مہربان DIG ملک احسان اللہ۔ پہلے یہاں DSP اور SP بھی رہ چکے ہیں، آج کل کراچی میں فیملی ساہیوال میں ہے، اور جناب یہ ہیں ہمارے خاص دوست ملک سلیم اختر۔ آپ کی ملک برادری کا رشتہ ہر جگہ نکل آتا ہے۔ کراچی کے نام پر میرا دل کم سے کم ایک بار دھڑکنا بھول گیا تھا، مگر میں نے ظاہر کچھ نہیں ہونے دیا تھا۔ چھٹی پر آئے ہیں ملک صاحب یا ڈیوٹی پر ہیں؟ وہ کچھ مسکرایا۔ دونوں ہی باتیں ہیں، گھر بھی آنا تھا، ڈیوٹی نکال لی، کوشش کروں گا ادھر پنجاب میں ہی پوسٹنگ ہو جائے تو واپس نہ جانا پڑے۔ میں نے کہا، کراچی مشکل جگہ ہے، 100 پنگے ہیں جی، کام کرنے والا بندہ کیا کرے۔ چودھری صاحب یہ آپ کے دوست کیا کرتے ہیں؟ زیادہ وقت تو میرے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی زمین بھی ہے ادھر، ہائی وے ڈپارٹمنٹ میں سپلائی کے ٹھیکے ہیں، اس لیے لاہور آنا جانا رہتا ہے۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر سے بھی بات چیت چل رہی ہے، ٹرین میں ایک کانٹریکٹ کی۔ DIG کی نظر جیسے مجھ پر جم کے رہ گئی تھی۔ گھر ادھر ہی ہے؟ ہاں جی، بچے لاہور میں ہیں، ماں باپ تھے ادھر، والد کا بھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا ہے۔ دراصل ان کی صورت کسی اور سے ملتی ہے۔ اس نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل دیا۔ کس سے؟ کسی ڈاکو سے یا فراڈیے سے؟ انور علی ہنس پڑا۔ میں نے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ رکھی۔ DIG نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ایک بڑی واردات ہوئی تھی سکھر میں، آپ نے سنا ضرور ہوگا۔ کچھ ڈاکوؤں نے جیل پر حملہ کیا تھا اور اپنے ساتھیوں کو چھڑا کے لے گئے تھے۔ ان میں گینگ لیڈر غلام محمد بھی تھا جو رستم ڈاکو کے نام سے مشہور تھا، گاما رستم کہلاتا تھا۔ انور علی نے سادگی سے کہا، یہاں اخبار تو آتے نہیں اور ٹی وی پر خبر چلی ہوگی 1-2 دن، تو میں نے دیکھی نہیں۔ ملک احسان نے اپنی بات جاری رکھی، جیل بریکنگ کی یہ سب سے بڑی واردات تھی۔ ڈاکیوں کے ساتھ بہت سے قیدی بھی نکل گئے تھے، ریکارڈ کے مطابق 78، ان میں سزائے موت پانے والے بھی تھے۔ کمال ہے، جیل کا حفاظتی عملہ کیا مجرا دیکھنے گیا ہوا تھا؟ انور بولا۔ فرار ہونے والوں میں سے آدھے کے قریب تو مارے گئے تھے محافظوں کی فائرنگ سے۔ آدھی رات کا وقت تھا،
सुबह आसपास से उनकी लाशें उठा ली गई थीं जो 32 थीं। 22 बाद में पकड़े गए, कुछ शहर में और कुछ फरार होने की कोशिश में बस के अड्डों से और रेलवे स्टेशन से। 20 अब तक गायब हैं। तो क्या मेरे दोस्त की सूरत भी किसी मफरूर मुजरिम से मिलती है? उसने इकरार में सर हिलाया। इसी शक्लो सूरत का था एक बंदा, फरीदुद्दीन। डाकू था वो भी? मलिक एहसान बोला। नहीं, उसका ताल्लुक नादिर शाह के गिरोह से था। अंडरग्राउंड माफिया का बंदा है। ड्रग के अलावा बर्दा फरोशी में मुलव्विस है। फिलिपाइन, श्रीलंका, बांग्लादेश से लड़कियां लाता है। लेकिन ये बंदा फरीदुद्दीन एक मर्डर केस में सजा याफ्ता था। उसकी सजाए मौत की अपील हाई कोर्ट से तो नामंजूर हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट में वो गया नहीं था। अपील की मियाद होती है, वो गुजर गई थी। रहम की अपील करता तो वो मुस्तरद ही होनी थी। मैंने तो सुना है ऐसी सैकड़ों अपीलें रुकी हुई हैं। अभी तक सजाए मौत पाने वाले 7 मफरूर हैं। 2 के बारे में मशहूर कर दिया गया है कि फौत हो गए। हमने उनके गांव और अजीजों से मालूम किया था कि कब्र कहाँ है। शायद कोर्ट से हुक्म मिल जाए कि तस्दीक के लिए कब्र खोदो। चलो जी, आपका दर्द सर तो नहीं है ना? अनवर अली ने कहा। किधर अपने चौधरी अनवर साहब? वो उठते हुए बोले। इतनी आसानी से हमारी जान कहाँ छूटती है। अब इधर का राउंड इसी बहाने बना लिया था मैंने। रिपोर्ट तो मुझे मिल जाएगी हर एसपी से, और मैंने इकट्ठी करके वापस जाके आईजी साहब को दे देनी है कि सारा पंजाब छान मारा। अनवर हंसने लगा। दिन रात एक कर दिया, सेहत खराब हो गई, बीवी नाराज हो गई कि मेरे लिए कोई टाइम नहीं। मैं भी हंस दिया, लेकिन अंदर से मेरे पेट में मरोड़ उठ रहे थे क्योंकि डीआईजी ने अपने सूटकेस में से कोई फाइल निकाल ली थी और मुस्कुराता हुआ वापस आ रहा था। यकीनन उसमें ताहाल मफरूर मुजरिमों की तफसीलात थीं। ये कहना मुश्किल था कि अनवर अली की बात से उसका शक दूर हुआ था या नहीं। वो पुराना पापी था और मुजरिमों के सामने अपने चेहरे के तासुरात से दिल की बात का इजहार नहीं होने देता था। वापस अपनी जगह बैठ के उसने एक जगह से फाइल खोली और अनवर को दे दी। ये आप खुद देख लो। अनवर ने फाइल ली और फिर मेरी तरफ देखा। वाकई मलिक साहब, थोड़ी बहुत शक्ल मिलती है तेरी सलीम। रूपोश हो जा, खैरियत चाहता है तो। उसने फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी तो मैंने खुद अपनी सरकारी रिकॉर्ड की तस्वीर मुलाहिजा की। उसमें कुछ फोटोग्राफर के एंगल की वजह से और कुछ 2 साल गुजर जाने के बायस भी अपनी तस्वीर में मैं कम उम्र और कमजोर सा लगता था। मेरे बाल भी दरमियान से बने हुए थे। सच कहता है तू अनवर, तेरे पास है कोई जादू की टोपी? अनवर ने सरसरी अंदाज में कहा। फर्क तो काफी है, लेकिन शक हो सकता है नजर में। जब मैं फ्लोरेंस में था तो एक ऐसा वाकया मेरे साथ हो गया था। एक इटालियन खातून अचानक चीख मार के मुझसे लिपट गई और सबके सामने मुझे चूमना शुरू कर दिया। मैंने हंस के कहा, ऐसे हमारे नसीब कहाँ। थी कैसी वो? जवान थी कि बुढ़िया? ओ यार, थी तो इटालियन ब्यूटी, और उम्र होगी यही मुझसे 2-4 साल कम। मगर सारा मजा किरकिरा हो गया जब लोग जमा हो गए। मैं इंग्लिश और जो थोड़ी बहुत फ्रेंच आती थी उसमें पूछ रहा था कि क्या बात है खातून, लेकिन जुबान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम वाला मामला था। एक टैक्सी वाला गुजरा तो उसने मेरी फरियाद व फुगान सुनी और रुक के मुझे बताया कि वो अपने बचपन का गुमशुदा भाई समझ रही है और प्यारे भाई की गर्दान कर रही है। लोग हंसने लगे और खातून ये जानकर सख्त शर्मिंदा हुई। शर्म से नहीं, गलत फहमी के बायस मेरी तकलीफ से। तकलीफ तो बाद में हुई थी जब पता चला था कि वो भाई कह रही थी। उससे पहले तो बड़ा मजा आ रहा था। यूं फिर कभी कोई नहीं चिमटी। मैं जान गया था कि अनवर अली ने बड़ी जहानत से डीआईजी के दिमाग से शक का साया दूर करने के लिए एक मन घड़त वाकया सुना दिया था। इससे पहले जरा भी परेशान हुए बगैर उसने मेरा तारुफ बड़े पूरे तमाद हवालों के साथ कराया था जो उसके दिमाग ने इजाद किए थे। मैंने सरसरी नजर से अपने बारे में वो सब पढ़ा जो झूठ था मगर सच बना दिया गया था और फाइल डीआईजी की तरफ बढ़ा दी। अनवर ने कहा, मलिक साहब, जरा तसल्ली से आते आप, भाभी को और बच्चों को भी एक बार शिकार एंजॉय करा दें। वो हंस पड़ा।
आप अभी बीवी वाले नहीं हो चौधरी साहब। ये जो बड़ी शौकीन नजर आने वाली हिरनी जैसी लड़कियां होती हैं ना, ये शादी के 10 साल बाद क्या चीज बन जाती हैं। उनका बस चले तो मेरे शौक पर भी पाबंदी लगा दे। पहले एक बार मैंने कहा कि चलो तुम भी देखो शिकार क्या होता है, तो कहने लगी मुझे तो माफ ही रखो, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि रात को जंगलों में फिरूं मासूम बेजबानों की जान लेने के लिए। 1000 बलाएं रात को चिमट जाती हैं। आपने कहा नहीं, ऐसा तो घर में भी होता है, अनवर बोला। मैं और मलिक एहसान एक साथ हंसे। वो बोला, सच उकलवा लेते हैं हम, मगर बीवी के सामने सच बोलने की हिम्मत कहाँ है। तू चलेगा सलीम रात को? अनवर ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, यार मैं काफी हद तक भाभी का हम ख्याल हूं, ख्वाब में ही मार लूंगा बकरी या शेर जो एक ही घाट पर पानी पीते नजर आए। वो तो कहती है कि मुझे सब एक सा लगता है, गोश्त हिरन का हो या बकरे का, हर गोश्त रोस्ट किया गया हो या चिकन। हद है। एक खादम बर वक्त खाने की ट्रे के साथ अंदर आ गया। उसके पीछे दूसरा खादम दूसरी ट्रे के साथ आया और उन्होंने दरमियान की मेज पर खाने के बर्तन लगाने शुरू किए। साबिक अफसर मेहमानदारी सलोनी ने फिर चार्ज ले लिया था। उसका अंदाजा खाने की वैरायटी और मयार दोनों से होता था। गुफ्तगू के दौरान अंदाजा हुआ कि अनवर ने अपने भाई अकबर की गैर मौजूदगी की क्या वजाहत की है। मलिक एहसान बड़े चौधरी के जमाने से आता रहा था, जब वो डीएसपी था और फिर एसपी हो गया था। चौधरी साहब की गैर मौजूदगी का सबब अदालत बताया गया कि उन्होंने सब शौक छोड़ दिए हैं, आजकल उम्रे के लिए गए हुए हैं। मलिक एहसान भी बज़ाहिर फरीदुद्दीन का केस भूल गया था। मैंने उसे गवर्नमेंट कॉलेज से एमए करने के दौरान अचानक कैंसर की तरह हो जाने वाले इश्क के बारे में बताया। अनवर ने कहा, यह भी बता दे कि अंजाम क्या हुआ। अंजाम वही जो होता आया है, इश्क की मौत। शादी हो गई उससे। उनका प्रोग्राम रात को 1 बजे निकलने का था। मैंने मलिक एहसान से फिर माजरत की कि मैं उनका साथ नहीं दे सकूंगा और वापस अपने कमरे में लौट आया। एक सोया हुआ खौफ मेरे अंदर अचानक बेदार हो गया था और कोई आवाज़ गैब मुझे खबरदार करने लगी थी कि मुझे यहाँ से निकल जाने की जो मोहलत मिली है उससे फ़ायदा उठाऊं, वरना ये घाघ किसी शिकारी की तरह बगैर किसी वार्निंग के मुझे गिरफ्तार करके अपनी प्रमोशन के लिए एक पॉइंट स्कोर कर लेगा। अनवर अली से उसकी दोस्ती की बुनियाद खुलूस पर नहीं, बाहमी मफादात पर रही है और उसमें गरजमंदी चौधरी अनवर की फैमिली की ज़्यादा है। अब वो ऐसी पोजीशन में है कि इन वडेरों जागीरदारों की गुडविल मलिक एहसान की ज़रूरत नहीं रही। वो अनवर का कोई लिहाज करेगा तो सिर्फ इतना कि उसे एक मुजरिम को पनाह देने और गलत बयानी से कानून को गुमराह करने के जुर्म में मुलविस नहीं करेगा कि जाइए चौधरी साहब, इस केस में हम आपका नाम नहीं डालते, वरना जुर्म आपका संगीन है। चौधरी अनवर मेरे कमरे में आया तो मैं दोनों हाथ सर के नीचे रखे बेड पर नीम दराज था और छत पर अपना नविश्ता तकदीर पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जैसे दस्त शनास हाथ की लकीरों में पड़ते हैं। यार तू अपसेट है, अनवर ने मेरे पास बैठकर बेतकल्लुफी से कहा। मैं उठ बैठा। क्या मुझे नहीं होना चाहिए? ये बात ही ऐसी है। फिर भी थैंक यू, तुमने मुझे शक व शुबे से बचाए रखने की बड़ी अच्छी कोशिश की, मगर कामयाब रही या नहीं इसका भी पता नहीं। पता चल जाएगा। मलिक एहसान के दिल से शक का कांटा निकला नहीं होगा तो रात भर में कोई बात जरूर करेगा। और कोई बात किए बगैर उसने शक दूर करने के लिए मुझे उठवा लिया। फिर चौधरी साहब की बात सच साबित हुई तो सॉरी कहना क्या मुश्किल है। नहीं दोस्त, ऐसा न हुआ है और न होगा। मेरे दोस्त, मेहमान और घर के बंदे पर हाथ डालने से पहले कोई सोचने का तकल्लुफ भी ना करे। इतने गए गुजरे नहीं हैं हम, ये बात सब समझते हैं। फिर क्या मैं उस वक्त के इंतजार में हाथ पर हाथ रखे बैठा रहूं? वो इखलाकन तुझसे पूछने के बाद क्या खामोशी से लौट जाएगा अगर तूने इजाजत ना दी? ऐसा होने से बहुत पहले मैं तुझे खबरदार कर दूंगा। वही तो वक्त होगा कि मैं तेरे एहसान का बदला चुका सकूं। तूने जिंदगी बचाई है मेरी, कर्ज हमेशा रहेगा मुझ पर, वो बोला। तू जज्बाती मत हो, तुझे प्रैक्टिकल रहना चाहिए। जज्बात के बगैर क्या इंसान मुकम्मल होता है?
अपने सारे इल्म और अशरफुल मखलूक़ात होने के दावों के बावजूद क्या ये मुमकिन है कि कोई अपनी माँ का कत्ल होता देखकर चुप रह जाए? कि बुढ़िया की जिंदगी के अब दिन ही कितने रह गए थे। जाहिर है उसके बाद मेरे लिए कुछ कहने को बचा नहीं था। मैंने खुद को नविश्ते तकदीर पर राजी कर लिया था। तुम कितने दिन बाहर रहोगे? बस आज रात और कल का दिन। अगर मुझे जरा भी अंदेशा महसूस हुआ तो मैं एक बंदे को खामोशी से रवाना कर दूंगा। मेरे साथ 4 नौकर जाएंगे। उसे शक भी नहीं हो सकता कि मैंने तुझे फरार करा दिया है। मैं सलोनी को भी ले जाऊंगा। रंगीला तुझे बिल्कुल महफूज मकाम पर पहुंचा देगा। और तूने जो झूठ बोला उसका क्या होगा? उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ये झूठ हमसे ज्यादा वो बोलता होगा। हम जरूरत के तहत बोलते हैं, ये लोग आदत के मुताबिक। मेरे खिलाफ वो क्या कर सकता है? उसे भी मालूम है कि ला हासिल इल्जाम से खिफ़त भी वही उठाएगा और शायद परेशानी भी। अच्छा, जैसा तेरा हुक्म। अब दोस्ती यकतरफा तो नहीं हो सकती। वो मुतमईन होकर मुस्कुराया। तेरी आज मीटिंग थी, कैसी रही? सलोनी ने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा। सब ने सारी कार्रवाई बराह रास्त सुनी थी। मैं ऐवान सदर में पेशी की बात कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने भी तो तलब किया था तुझे। वो खिलाफ उम्मीद अच्छी रही। तेरी भाभी के बारे में मेरी राय कुछ और थी। अब मेरा ख्याल है वो सूरत हाल की बेहतरी में मददगार साबित हो सकती है, मैंने कहा और उसे गुफ्तगू का खुलासा बता दिया। सब ठीक हो जाएगा यार, बस खतरा है अब्बा जी की तरफ से। महसूस होता है वो कानूनी जंग पर ना उतर आए। वो क्या कर सकते हैं? देखना, मालिक तो वही हैं। अमलन उनका इख्तियार और कंट्रोल 1 साल से नहीं था। वो मुल्क के आईनी सदर की तरह थे कि तमाम इंतजामी मामलात अकबर के हाथ में थे। वही उनसे निमटता था। जहां दस्तखत करने होते थे वो कर देते थे, लेकिन मामले को समझकर और कागजात पढ़कर। अकबर ने कोशिश जरूर की होगी कि पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाए, लेकिन अब्बा जी ने दी नहीं। अब तक जमीन जायदाद की मिल्कियत का कोई मसला खड़ा नहीं हुआ। सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे अब्बा जी चलाते थे। लाकानूनियत में उनके दरमियान कोई इख्तलाफ राय नहीं था। बाजारों के साथ जुल्म और नाइंसाफी में अकबर उन्हीं की पॉलिसी पर गामजन था, बल्कि शायद उनसे आगे ही था। अब्बा जी को मुझसे असल खतरा यही महसूस हुआ था कि मैं मज़ारों में बेइत्मीनानी फैला दूंगा। वो बागी हो जाएंगे, अपना हक मांगने खड़े हो जाएंगे। अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं देखा, लेकिन मुझे अंदाजा है कि कितनी ज़मीनों पर हमारा कब्जा गैर कानूनी था, जिसमें पटवारी और पुलिस ने हमारा साथ दिया था। मैं आधी जागीर पर ज़बरदस्ती अपना हक हासिल नहीं कर सकता था। वो अब अकबर के नाम करते थे। तब भी किसी अदालत में नहीं जा सकता था, लेकिन मैं जुल्म, नाइंसाफी और लाकानूनियत के खिलाफ था और उनके लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर सकता था। अब्बा जी ने उसकी बातों में आकर बड़ी गलती की। ऐसे मुझे कब तक रखा जा सकता था? यह हद से बेजा का मामला था। अकबर ने कहा कि कुछ अरसे में उसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। दर हकीकत उसका प्लान ये था कि कुछ अरसे में इस खतरे का वजूद ही बाकी नहीं रहेगा। खतरे पर काबू पाने के लिए अब्बा जी क्या कर सकते हैं? यही मुश्किल फैसला है। मेरे खिलाफ अभी कानूनी काराजोई का कोई जवाज नहीं बना। अगर अकबर के हद से बेजा का मसला उठाएं तो पहले खुद उसकी जवाबदेही करें। पहले तो मुकदमा मेरी तरफ से उन पर बनता है। वो साबित ना हो तो ये भी साबित नहीं होता। खतरा वही है कि अकबर गायब ना हो जाए। उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है, मगर इससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि खतरा अकबर के लिए बढ़ जाएगा। उनके दिमाग का कंप्यूटर पुराना है, मगर कारकर्दगी में ठीक है। वो काम कर रहा होगा। सूरत हाल जूं की तू ही रही तो उनके आसाब पर खतरा सवार रहेगा। फौरी हल कोई नहीं है। इस मोहलत से फ़ायदा उठा के मैं माँ, भाभी और ताया जी एक मुफाहमत का महफूज रास्ता निकाल सकते हैं और वो मजबूर हो सकते हैं कि उसे कबूल करें। अब मैं तैयारी करूं, बाकी मामलात वापस आने के बाद बात करेंगे। मेरा ख्याल था कि चौधराइन मुझसे बात करना चाहेंगी। बड़े चौधरी साहब से मेरी बातचीत के दौरान वो खामोश रही थीं। चौधरी साहब का ख्याल था कि तमाम मामलात मेरी मदाखलत की वजह से ख़राब हुए, लेकिन उनकी बहू का ख्याल था कि उन हालात को ठीक करने में मेरा किरदार मुआविन साबित हो सकता है। शायद एक माँ की हैसियत से
ان کی سوچ کچھ اور ہو۔ چودھری صاحب کے رویے نے معاملات کو مزید خراب کیا تھا۔ اس کے بعد ان کی بیگم نے محسوس کیا ہو کہ انہیں مختلف حکمت عملی اپنا کے دیکھنا چاہیے۔ خود بڑے چودھری صاحب کو بھی اپنی اپروچ غلط ہونے کا احساس ہوا ہوگا، تو وہ بھی مجھے دوبارہ بلا کے سوری کبھی نہیں کہیں گے۔ وہ بیوی کو استعمال کریں گے کہ تم بات کر کے دیکھو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بہو نے ساس سے وہ گفتگو شیئر کی ہو جو میرے اور اس کے درمیان ہوئی تھی، اور یہ امید ظاہر کی ہو کہ مجھے باعزت طور پر مفاہمت اور ثالثی کی ذمہ داری دی جائے تو نتائج خاطر خواہ برآمد ہو سکتے ہیں۔ ریشم نے تو کہا تھا کہ ساس تیر ہے تو بہو تلوار۔ ممکن ہے ان کے آپس کے رشتے میں جذبات ایسے ہی ہوں، جو بالکل فطری سی بات تھی، لیکن یہ معاملہ باہمی مفاد کا تھا۔ اب شام ہونے کو آئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ بڑی چودھرائن سے میری توقعات بے بنیاد تھیں۔ وہ بھی شوہر کے ساتھ اس جیسی ہو گئی تھیں، یا شوہر کی مرضی کے خلاف ان میں کوئی قدم اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ شام کی چائے میرے لیے خود ریشم لے کر آئی تو اس نے مجھے خبر دی کہ بڑے چودھری صاحب کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ سلونی نے۔ وہ ڈاکٹر کی سنتے ہیں نہ کسی اور کی۔ پہلے ایک بار ہسپتال میں رہے تھے تو ٹیسٹ ہوئے تھے اور رپورٹیں ان کے دل کی حالت خراب بتاتی تھیں، مگر احتیاط اور علاج نہ وہ کرتے ہیں اور نہ ان سے کروایا جا سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کی گولی تو انہیں میرے سامنے دی گئی تھی اور انہوں نے کھا بھی لی تھی۔ اسے وہ سر درد کی گولی کی طرح استعمال کرتے ہیں، جب ضرورت پڑی کھا لی اور پھر چھوڑ دی، حالانکہ وہ بڑی باقاعدگی سے روز کھانے کی چیز ہے۔ ابھی ڈاکٹر آنے والا ہے، دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ ڈاکٹر کہاں سے آئے گا؟ لاہور سے؟ ہاں، رنگیلا لے کر آئے گا۔ ان کا کوئی فیملی ڈاکٹر ہے، ان کی مرضی کے مطابق علاج کرتا ہے، اس لیے چل رہا ہے، ورنہ صحیح بات کہنے والے کو فارغ کر دیا جاتا ہے نااہل قرار دے کر۔ صورتحال گمبھیر ہو گئی۔ میں نے رنگیلا کی ٹیکسی کو اندر آتا دیکھا۔ اس میں سے ایک کارٹون ٹائپ ڈاکٹر اترا اور چودھری صاحب کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اتنا کوتا، قامت اور موٹا تھا کہ چلتے وقت لڑکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ پھر مہمان خانے کی طرف سے انور نمودار ہوا اور اندر چلا گیا۔ ہم برآمدے میں بیٹھ کے چائے پی رہے تھے، اس لیے سب ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سلونی کمرے میں سے باہر آئی تو میں نے اسے اشارے سے بلا لیا۔ وہ کچھ پریشان سی تھی۔ بڑے چودھری کو دل کا دورہ پڑا ہے، انہیں ہسپتال لے جانا ہے۔ کون سے ہسپتال؟ لاہور میں ہے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، لیکن بڑے چودھری صاحب مانے جب نہ، وہ بضد ہیں کہ جو ہسپتال کے کمرے میں ہوگا وہ یہاں کرواؤ۔ دوا، انجیکشن، آکسیجن اور دوسری ہر مشین یہاں لگواؤ، ای سی جی، مانیٹر وغیرہ، جیسے ایمبولینس میں ہوتا ہے۔ کیا بچگانہ ضد ہے؟ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی پھر؟ ریشم نے کہا۔ انور سمجھائے۔ سلونی نے افسوس سے سر ہلایا۔ انور سے تو وہ بات کرنے کے روادار نہیں، ان کی بات کا جواب بھی بیوی کو دیتے ہیں۔ مجھ سے پہلے ہی خفا تھے۔ یہ ڈاکٹر جو آیا ہے ان کے حکم کا غلام ہے، کوئی کیا کرے، زبردستی کون کر سکتا ہے؟ انور کو جانا تھا شکار کے لیے ملک احسان کے ساتھ۔ ایسی صورتحال میں کیسے جا سکتے ہیں وہ مہمان خانے کی طرف چلی گئی۔ ریشم اور میں خاموشی سے چائے پیتے رہے اور منتظر رہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ انور کچھ دیر کے بعد میری طرف آیا تو خاصا اپسیٹ تھا۔ یار ابا جی کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے۔ سلونی بتا رہی تھی کہ وہ اسپتال جانے پر راضی نہیں۔ یہی تو مشکل ہے۔ مجھ سے براہ راست تو نہیں کہا، ماں جی سے کہہ رہے تھے کہ ایسے میں مرنے والا نہیں تھا، لیکن مجھے پتہ ہے کون مجھے مارنا چاہتا ہے۔ یہاں نہ مرا تو ہسپتال میں لے جا کر مار دے گا، پھر اسے آزادی ہوگی منمانی کرنے کی۔ ان کا دماغ بھی الٹا سوچ رہا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہ میں نے اکبر کو مار کے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ یہ شک کیوں ہو گیا انہیں اچانک؟ میں نے کہا۔ اچانک نہیں، پولیس کو خود انہوں نے بلایا تھا۔ یہ ایس ایچ او بڑا حرام زادہ ہے، ان کی غلامی کرتا رہا ہے۔ جب سے یہاں آیا ہے بہت پیسہ کھینچتا ہے ان کے غیر قانونی کام کر کے۔ اب دیکھا کہ ان کی چلنے والی نہیں ہے تو فوراً وفاداری بدل کے میرے پیچھے کتے کی طرح دم ہلاتا چل پڑا ہے۔
अब्बा जी ने उससे कहा था कि इस बड़े भाई ने छोटे को कैद कर रखा है, जंजीरों में बांध के डाला हुआ है तहखाने में। उसे वो खुद लेकर गए थे नीचे, मगर नीचे का नक्शा बदला हुआ था। थानेदार ने कह दिया कि बड़े चौधरी साहब, आप भी कहानियां बनाते रहते हो, लेकिन हमारा वक्त जाया होता है। बस अब दुनियादारी छोड़ो, अल्लाह अल्लाह करने के दिन है, हज नहीं तो उम्रा ही कराओ। उन्होंने उसे वो गालियां दी कि बस। उसके बाद थानेदार के सामने मुझे गालियां दी कि तूने भाई को मार के कहीं गाड़ दिया है, मैं तेरे खिलाफ कत्ल का पर्चा कटाऊंगा। थानेदार ने मुझसे कहा कि बड़े चौधरी साहब का दिमाग चल गया है, किसी डॉक्टर को या सियाने को दिखाओ। फिर अब क्या करोगे तुम? मेरी मानो तो जबरदस्ती अस्पताल ले जाओ। जबरदस्ती? वो तलखी से मुस्कुराया। नामुमकिन। पागलों की तरह मज़ाहमत करेंगे, खुदा न खास्ते ने कुछ हो गया तो वो इल्जाम भी मुझ पर आएगा। मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। माँ ने अभी कहा है कि मैं अकबर को लाऊं, वो राजी कर लेगा। एम्बुलेंस आ रही है। क्या ये नामुमकिन है? तुम सबको हटा दो, फिर उसे हिफाजती पहरे में लेकर आओ। कैसी बातें करते हो यार, वो मौके से पूरा फायदा उठाएगा, मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, उल्टा अब्बा जी को वर्गलाएगा कि मेरी बात मान के खतरा मोल न ले। मैंने डॉक्टर के साथ मिलकर इन्हें मारने की साजिश कर ली होगी। अकबर को दोबारा काबू करना वाकई नामुमकिन हो जाएगा, सारा मामला उल्टा हो जाएगा। अभी मलिक एहसान भी मौजूद है, उससे मैंने क्या कहा था सब झूठ बन जाएगा। जो तेरे बारे में कहा वो भी। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मैंने माँ को इनकार कर दिया है। अनवर शदीद टेंशन में मुब्तला था, जो एक फितरी सी बात थी। एक तरफ बाप उसकी बात नहीं मान रहा था, दूसरी तरफ वो माँ की बात मान के बना बनाया खेल बिगाड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। वो दोनों तरफ से जेरे उत्ताप था। उधर एक मेहमान के साथ बनाया हुआ प्रोग्राम उन हालात में काबिल अमल नहीं रहा था। वो शायद यही बताने मेहमान खाने की तरफ गया था। घर के नौकर चाकर भी खामोश और सहमे हुए से थे, क्योंकि खबर छुपाई नहीं जा सकती थी। न मैं इस पोजीशन में था कि बड़े चौधरी साहब के कमरे में जाके इजहार हमदर्दी ही कर सकूं, न रेशम में इतनी हिम्मत थी। 10 मिनट के बाद सलोनी फिर से अंदर आ गई, और फिर छोटी चौधराइन। खुदा न खास्ता बड़े चौधरी को कुछ हो गया तो? रेशम ने सवाल अधूरा छोड़ दिया। वक्त आ गया हो तो कौन उसे टाल सकता है, खराबी बहुत होगी। अनवर मजबूर हो जाएगा कि अकबर को सामने लाए, फिर सबकी बातें भी सुने। इसलिए अकबर को बाप के सोग में शरीक न होने देना अमलन नामुमकिन होगा। माँ सीना को भी करके उसे बद्दुआएं देगी। अकबर जनाजे में शरीक होगा तो सबके सामने आ जाएगा। स्वयं तक लोग उससे भी ताजियत करेंगे और उस मोरल से फायदा उठा के वो खुद को महफूज कर लेगा। अनवर के लिए दोबारा उसे काबू करना और सूरत हाल को पहले जैसा करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। उल्टा खुद उसके लिए जेरे दाम आने का खतरा पैदा हो जाएगा। ये भी तो सोचो कि फिर हमारा क्या होगा। अनवर ने जो इज्जत का मकाम दे रखा है, सारा खेल ही उलट जाएगा। रेशम, ये फिक्र तो सलोनी को भी होगी। क्यों ना हम पहले ही यहां से निकल जाएं। और निकल के कहाँ जाएं? मैंने कहा, कल मैं अपने घर जाना चाहती थी। वो एक जगह तो है ना? मैंने कहा, हाँ तुम्हारे लिए है, मगर मैं वहां तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकता, और खुद तुम अकेली कब तक रहोगी? कल तुम ही तो वहां जाने की बात कर रहे थे। अगर खैरियत रही तो वापस आ जाएंगे। मैंने कुछ देर सोचा और फिर उठ खड़ा हुआ। चलो उठो, 1 घंटे में मालूम हो जाएगा। हम सब की नजर बचा के निकल आए। उस वक्त रात अपना स्याह दामन फैलाने लगी थी। जहां हम बैठे थे वो जगह मेहमान खाने और बाहर जाने वाले रास्ते के करीब थी। किसी ने भी हमें निकलते हुए नहीं देखा, सिवाय गेट पर खड़े गार्ड के। हम टहलने के अंदाज में चलते गए। कुछ दूर आके हमने रुख बदला और एक मस्जिद के पीछे से निकल के रेशम के घर की तरफ हो गए, जो वहां से बमुश्किल 10 मिनट की मुसाफत पर था। वो घर वीरान पड़ा था। रेशम उस जगह को देख के रोई जहां उसने अपने बाप की लाश को लहूलुहान पड़ा देखा था। फिर अपने सामान में कुछ तलाश करने लगी। मैंने मौका पाकर अपना सारा सरमाया इकट्ठा किया। ये अब भी 9 लाख से ऊपर नकद रकम थी, और मेरे अंदाजे के मुताबिक नौरीन का जेवर भी उतनी ही मालियत का जरूर था। रेशम ने एक लालटेन रोशन कर दी थी, जिसकी मध्यम रोशनी में हमारे दीवार पर मुतहर्रिक साए कभी बढ़ जाते थे और कभी सिमट जाते थे। खिलाफ तवक्को रेशम ने 10 मिनट के बाद मुझे एक थैला थमा दिया।
ये साथ ले जाना है। क्या है इसमें? मैंने पूछा। जमीन के कागज हैं और मेरा थोड़ा सा जेवर है। मुझे डर लग रहा है सलीम, चलो। माहौल का सेबजदा होना एक कुदरती सी बात थी। उसकी असल वजह वो खौफ था जो हम दोनों के दिल में बैठा हुआ था। यह सवाल मेरे लिए भी अहमियत इख्तियार कर गया था कि बड़े चौधरी के इंतकाल की सूरत में क्या मेरा यहाँ मजीद क़याम अक्लमंदी होगा। मेरा फौरन भाग जाना भी शकूक पैदा कर सकता था, लेकिन उसके साथ ही ये ख्याल भी मुझे परेशान करता था कि मैं रेशम को अपने साथ कहाँ ले जाऊंगा। उसे साथ ना ले जाना भी मुश्किल होता। रेशम ने चलते चलते कहा, खुदा ना खास्ता ऐसी वैसी कोई बात होगी तो पता चल जाएगा, फिर क्या करेंगे हम? देखो, उसके बाद मेरा यहाँ क़याम नामुमकिन हो जाएगा। अनवर बाद में अपने मामला से जैसे चाहे निपटे, लेकिन तुम उसे बताए बगैर भी तो नहीं जाओगे, और बताओगे तो क्या वो जाने देगा? मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। यहाँ अनवर तुम्हारी हिफाजत तो कर ही सकता है। वो मुझे और तुम्हें सलोनी के साथ भी तो भेज सकता है। रंगीला मौजूद है यहाँ। 2 दिन कहाँ रहे थे तुम? डूबते को जैसे तिनके का सहारा मिल गया। मैंने कहा, मेरी सारी परेशानी दूर कर दी तुमने। वाकई सलोनी खुद भी तो जाएगी, हम उसके साथ जा सकते हैं। हवेली के दरवाजे पर पहुंचने तक मेरे कानों ने अंदर से किसी किस्म की आहो बुका नहीं सुनी। इससे मेरे इस्तराब में कुछ कमी वाक़ई हुई। चौधरी साहब गुजर गए होते तो हवेली में चीखो पुकार मची होती। गेट पर काहली से खड़े बंदूक बरदार ने हमें फिर से सलाम किया। बज़ाहिर किसी ने भी हमारी पौन घंटे की गैर मौजूदगी का नोटिस नहीं लिया था। वजह वही थी कि सब बड़े चौधरी के कमरे में थे। मेरा कमरा बाएं हाथ पर मुड़ते ही दूसरा था। बरामदे में लाइट चल रही थी। मैंने कमरे की लाइट जला के वो बैग भी बेड के नीचे डाल दिया जो मेरे हाथ में था, और रेशम का दिया हुआ भी। फिर वो मैं देख कर आती हूं कहकर बाहर निकल गई। अब मैंने गौर किया तो मुझे रंगीला की टैक्सी दिखाई न दी। इसका एक मतलब ये हो सकता था कि डॉक्टर अपनी तसल्ली करके रुखसत हो गया, या फिर वो मौजूद है और उसने रंगीला को इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली कोई दवा या इंजेक्शन लेने शहर भेजा है जो वो बैग में अपने साथ नहीं लाया था। कुर्सी पर बैठकर मैंने एक जगह से पानी का गिलास भरा ही था कि अनवर नमूदार हुआ। तुम कहाँ चले गए थे? मैंने कहा, रेशम को अपने घर से कुछ लाना था, कल भी कहा था उसने। ऐसी क्या जरूरी चीज थी? वो मेरे सामने बैठ गया। अब उसके चेहरे का तनाव पहले से कम था। मैंने पूछा नहीं, गालिबन जेवरात थे उसके, वहां चोरी होने का डर होगा। तुम अब्बा जी की बताओ। बस यार, अभी खतरा टल गया है। ये डॉक्टर की राय है। जो दवाएं वो एहतियातन रख के लाया था उनसे काम चल गया। उनसे तबीयत संभल गई है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो ठीक हो गए हैं। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनका इलाज दिल के अस्पताल में होगा। यहाँ कैसे पता चल सकता है कि अंदर की हालत क्या है? मेरी बातों से कुछ हौसला मिला उसे। उसने कहा, मैं इनकार भी नहीं कर सकता आने से, और ये भी नहीं कह सकता कि ये मामला मेरे बस का नहीं, क्योंकि मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं। मेरी बात ना अकबर साहब समझे थे और ना बड़ी चौधराइन। साल भर में हालत पहले से खराब होनी ही है, क्योंकि ना इलाज रेगुलर है और ना परहेज। अगर आप मनवा सकते हैं तो अपनी बात को तो उनको अस्पताल में शिफ्ट करा दें। अभी कंडीशन स्टेबल हो गई है, लेकिन अगले 24 घंटे उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी है। फिर क्या सोचा तुमने? उसने मायूसी से नवी में सर हिलाया। ये मेरे इख्तियार की बात नहीं। मैंने डॉक्टर से पूछा था कि ये बताओ, यहाँ इनके कमरे में अगर आईसीयू जैसा बनाना हो तो क्या चीज़ मुमकिन है? उसने कहा, अगर इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाएं बाजार से और यहाँ लग भी जाएं तो मुमकिन है। मसलन ऑक्सीजन देने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर। लाहौर बड़ा शहर है, दिन भर में आप ज़रूरत की हर चीज़ तलाश करके ला सकते हैं, सिवाय शायद वेंटिलेटर के, मगर लाखों खर्च हो सकते हैं। मैंने कहा, उसकी फिक्र मत करो, ये जिम्मेदारी तुम लो। उसने कहा, मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट का बंदोबस्त करना पड़ेगा। एक है बूढ़ा, शायद वो आ जाए। आप खुद बात करके देख लें। मैंने कहा, बस ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं अब्बा जी को अस्पताल नहीं ले जा सकता, मगर अस्पताल को यहाँ ला सकता हूँ।
ये उनकी जिद का तोड़ भी है और मेरी नेक नियति का इम्तिहान भी। ऐसा हो गया तो शायद मेरे बारे में उनकी राय बदल जाए। माँ जी को बता दिया है, वो कुछ मुतमईन और पुरसुकून हुई हैं। भाभी कुछ गफार मायूस हैं कि ऐसी हालत में भी मैंने भाई को रियायत नहीं दी। वो भी ठीक हो जाएंगी, बस थोड़ी सी मोहलत मिल जाए मुझे। रात के खाने पर मुझे मलिक एहसान और अनवर का साथ देना पड़ा। मुझे डर था कि अनवर खुद तो अब्बा जी की तीमारदारी में लगा रहेगा और मुझे मेहमानदारी के लिए अकेला छोड़ देगा। अपने तमाम ज़ाहिरी इत्मीनान के बावजूद अंदर से मैं खौफ का शिकार था। अनवर मेरे बारे में सोचे समझे बगैर पूरे एतमाद से झूठ बोलता रहा था। उसका मकसद मुझे फूल प्रूफ कवर देना था और शायद वो उसमें कामयाब भी रहा था। मैं मकामी रिहायशी और अनवर का पुराना दोस्त तस्लीम कर लिया गया था, लेकिन ये हो सकता था कि दौरान गुफ्तगू DIG साहब मेरे माजी को कुरे दें, अपना शक दूर करने के लिए या महज गपशप के लिए। फिर खाने के दौरान एक ऐसी बात हो ही गई कि मेरे लिए ज़ाहिरी सुकून बरकरार रखना भी आजमाइश बन गया। मालूम नहीं वो किसका फ़ोन था। मेहमान खाने का फ़ोन नंबर अलग था। एक मुलाजिम ने मलिक एहसान का कॉर्डलेस फ़ोन रिसीवर ला के दिया। सर आपके लिए। उसने रिसीवर ले लिया। घर से कॉल होगी, वो बोला, और किसी को तो पता ही नहीं कि मैं यहाँ हूँ। अनवर ने मुलाजिम को डांटा। कह नहीं सकते थे वो खाना खा रहे हैं। कहा था जनाब अली। उन्होंने कहा कि बकवास मत करो, मामला अहम है, फ़ोन उन्हें दो। मुलाजिम सहम कर बोला। मलिक एहसान ने कहा। कौन? हाँ मलिक एहसान, DIG बोल रहा हूँ मैं। तुम कौन हो? हाँ मैं उसी मामले में तफ्तीश करने आया हूँ। वो खाना छोड़ के उठा और कमरे से बाहर निकल गया। मेरे दिल में खुदबुद शुरू हो गई थी। मामला एक ही था जिसकी तफ्तीश के बहाने मलिक एहसान कराची से लाहौर आ गया था। काम के बाद उसका इरादा छुट्टी लेने और उस दौरान अपनी पोस्टिंग पंजाब में कराने का था, ये वो बता चुका था। अनवर ने कहा, तुमने क्यों हाथ रोक लिया? खाना जारी रखो, मलिक एहसान आ जाएगा। मैंने बात बनाई, बस ऐसे ही इखलाकन। हम दोनों ने खाना ख़त्म कर लिया, मगर मलिक एहसान की बात ख़त्म नहीं हुई। वो तकरीबन 10 मिनट के बाद आया और सॉरी कह के फिर से खाने में मसरूफ़ हो गया। अनवर ने कहा, खाना ठंडा हो गया है, गर्म मंगवाते हैं। नहीं ठीक है। वो बात ही ऐसी थी कि मुझे सुनने के लिए जाना पड़ा। वो बोला तो उसके लहजे में कुछ तशवीश थी। खैरियत तो है ना मलिक साहब? खुदा न खास्ता घर में सब ठीक है? वो मुस्कुराया। नहीं चौधरी अनवर, मैं समझा था फ़ोन घर से आया होगा, लेकिन उसने फ़ोन नंबर घर से लिया था, मेरी बीवी से। वो तुमसे जिक्र किया था ना मैंने कि सखर जेल से जो लोग फरार हुए थे उनमें एक फरीदुद्दीन था। अनवर ने सिर्फ सर हिलाया, मगर मेरे दिल की धड़कन जैसे बंद हो गई। एकदम मुझ पर अंदेशों की यलगार हो गई। मलिक एहसान ने कहा, वो फरीदुद्दीन किसी औरत के साथ था। सखर की एक औरत थी नौरीन। पता नहीं फरीद का उससे क्या रिश्ता और ताल्लुक था। उसी रात वो अपने घर से फरार हुई, दुल्हा को कत्ल करके। उसी रोज शादी हुई थी उसकी, चचा के घर से, क्योंकि बाप फौत हो गया था। ये तो बड़ी सनसनीखेज लव स्टोरी है, अनवर ने कहा। मैंने सरसरी अंदाज में अपना तबसरा शामिल किया। कुछ अजीब बात नहीं है क्या? उस औरत को क्या नाम बताया था उसका? नूरजहां। नौरीन 24 साल की लड़की है। क्या वो भी उन डाकुओं की साथी थी जिन्होंने जेल पर हमला किया? मलिक एहसान ने हैरानी से मुझे देखा। ये आपने कैसे फर्ज कर लिया? फिर उसे कैसे मालूम था कि आज रात उसका आशिक फरीदुद्दीन जेल से निकल आएगा, ऐन उसकी शादी वाले रोज, और वो तैयार बैठी थी कि उसे कत्ल करे, और ठीक उसी वक्त जेल से फरार होने वाला उसे पिक करके साथ ले जाए। अनवर ने मुझे सपोर्ट किया। हाँ, ये नामुमकिन इत्तेफाकात पर मबनी स्टोरी है। मलिक एहसान ने सर हिलाया। ये तो आम सी बात है। लड़की ने शौहर को आशना की मदद से मारा और फिर दोनों फरार हो गए। बज़ाहिर यही लगता है कि दोनों के पुराने मुरासिम थे, इसीलिए वो निकल गई उसके साथ। नौरीन को नहीं तो फिर क्या उस फरीद को मालूम था कि उसकी महबूबा की रुखसती है? उसने डाकुओं से कहा होगा कि रात को हमला करें और जेल से अपने साथियों को निकालें, वो निकल जाए उनके साथ। डाकुओं ने उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली और उस फरीदुद्दीन ने अपनी महबूबा को बता दिया कि तुम फिक्र नहीं करो, आज ही मैं जेल से निकल आऊंगा और तुम्हें साथ ले जाऊंगा अपने।
अनवर ने पूरी बात के बखिए उधेड़े। मैंने भी हंस के कहा, इससे तो साबित होता है कि फरीद भी डाकुओं के गिरोह में था और डाकुओं को अपने साथियों को छुड़ाने से ज्यादा फिक्र ये थी कि ये लव स्टोरी इस तरह खत्म हो। फरीद का रकीब दुल्हा वसल से शाद काम ना हो और वक्त पर हलाक हो, न दुल्हन का वार नाकाम हो, न डाकुओं का हमला। वो ठीक वक्त पर कार्रवाई करें, नाकाम ना हो और हीरो को बर वक्त पहुंचा दें जहां हीरोइन फरार के लिए तैयार बैठी थी। बेवा महबूबा। मलिक एहसान हंस पड़ा। आप लोगों ने तो लव स्टोरी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये अखबार वाले भी जोड़ते खूब हैं, अनवर बोला। यार तुम दोनों मिलके जोड़ रहे हो और एक कहानी बना रहे हो जो सिर्फ इतनी है कि एक औरत नौरीन भी फरीद के साथ है। क्या ये नहीं हो सकता कि उनका पहले से ना ताल्लुक हो और ना तारुफ? फिर उनका नाम एक साथ क्यों आ रहा है इस कहानी में? मैंने कहा। मेरे ख्याल में ज्यादा इम्कान इस बात का है कि फरीद उसे नहीं जानता था। वो जेल से फरार हुआ और वो लड़की अपने घर से, दोनों कहीं इत्तेफाक से मिल गए और एक साथ हो गए। फरीद मर्द था, औरत के चक्कर में आकर हीरो बन गया उसे बचाने के लिए। ये इत्तला आपको किसने दी? अभी हमारे अपने जराये होते हैं, पुलिस के मुखबिर। जाहिर है सक्खर में कत्ल की एक वारदात हुई, उसकी रिपोर्ट अखबारात में होगी। जेल ब्रेक की खबर तो सारे अखबारों की हेडलाइन थी। इस बड़ी खबर में छोटी खबर दब गई, जो अहम इसलिए भी नहीं थी कि कत्ल तो होते ही रहते हैं। एक जिला के खबर का दूसरे शहर वालों को पता ही नहीं चलता। किसी ने दोनों को जोड़ा और तीसरी खबर बना ली। किसी मकामी सहाफी ने दोनों वारदातों की टाइमिंग देखी कि एक ही है। उसमें से ये सनसनीखेजी का पहलू निकल आया। यानी हो सकता है कि ऐसा ना हो, वो साथ ना हो। मैंने कहा। जिसने मुझे इत्तला दी है उसने बड़े यकीन के साथ बताया है कि उन्हें कहाँ कहाँ एक साथ देखा गया था। अब बात निकल आई है तो एक बात मैं भी बता दूं। ये जो फरीद था ना, सजाए मौत का मुजरिम था। उसका ताल्लुक था नादिर शाह की गैंग से। उनके इख्तलाफात हुए तो फरीद पर केस बना दिया गया। गैंग वॉर में यही होता है, जो बगावत करे वो मारा जाता है या मरवा दिया जाता है। खुद नादिर शाह ने फोन पर मुझे बताया कि हमने फरीद को पकड़ लिया है और उसके साथ एक औरत भी है, मगर उसके बाद खबर यह है कि वो दोनों निकल गए। वो फोन पर आपसे बातें करता रहता था। इसका मतलब है कि आपके पास उसका नंबर था और उसका नंबर आप जानते थे, अनवर ने तंज से कहा। फोन वो कहीं से भी कर सकता था। आपको यकीन है कि वो नादिर शाह था? मलिक एहसान ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, उस फरीद के मामले में हमारे मकासद एक से हो गए थे। वो हमारी मदद कर रहा था और हम उसकी। हमें भी इजाजत है कि वो जहां भी दिखाई दे उसे गोली मार दें, और नादिर शाह भी यही करेगा। यानी पब्लिक का ये तासुर गलत नहीं कि पुलिस ही हर माफिया की सरपरस्ती करती है, हर गैंग को बनाती है, सपोर्ट करती है और उनकी शेयर होल्डर है, माले गनीमत में हिस्सेदार है, अनवर ने कहा। ऐसा है, मगर 100% नहीं। ये भी पुराना घिसा पिटा बयान है कि पुलिस में चंद काली भेड़ें हैं। यार मैं कहता हूं तुम एक सफेद भेड़ दिखा दो मुझे। मलिक एहसान मुस्कुरा दिया। मैं हूं ना एक सफेद भेड़। ये दावा तो हर पुलिस वाला करता है नीचे से ऊपर तक कि हाँ जी ऐसा होता है, मगर मैं नहीं करता। मैंने कहा। गवाही देंगे बड़े चौधरी साहब, उनके कितने गैर कानूनी काम मैंने नहीं किए। अकबर अली भी नाराज था मुझसे, लेकिन बड़े चौधरी साहब कदर भी करते थे और तारीफ करते थे। कहते थे कि तू चल कैसे रहा है पुलिस में। पोस्टिंग मेरी कभी इस जिले में नहीं रही, ट्रांसफर अक्सर होते थे। मेरा ज्यादा वक्त बलूचिस्तान, गिलगित और सवात में गुजरा, जहां सजा याफ्ता भेजे जाते हैं। मुझे याद आया, फाइल में उस तारीख के अखबारात में जब जेल तोड़ के डाकू फरार हुए थे, सक्खर के अखबार भी हैं एक दो। मैं देखता हूं। ये जो नौरीन वाला केस है उसमें होगा। पहले सफ़े पर नहीं होगा तो कहीं और होगा। मैंने अभी तक अपनी लाताल्लुकी का अंदाज बरकरार रखने में बड़ी मेहनत की थी, ताकि मेरी दिलचस्पी में शक का अंसर ना आए। अंदर से मेरी जो दिली कैफियत थी वो जाहिर ना हो। इस मामले में अनवर मुझसे ज्यादा बहस करता रहा था। जब मलिक एहसान उठ के फिर फाइल निकालने लगा तो मैंने पानी पिया
اور انور اٹھ کے دروازے تک گیا کہ ملازم کو کافی لانے کا کہے۔ حویلی میں خاموشی تھی اور سب ٹھیک تھا۔ میں بھی سونا چاہتا تھا لیکن مجھے لگتا تھا کہ بیچ میں سے اٹھ کر جانا مناسب نہیں۔ شاید میں بہت سی مفید معلومات سے محروم رہ جاؤں گا اور میرا خیال غلط نہیں تھا۔ DIG فائل نکال کے لایا۔ یہ خاصی ضخیم فائل تھی۔ اس میں خبر کا تراشا لگا ہوا ہے۔ اہم خبر تھی اس لیے فرنٹ پیج پر آئی۔ سکھر کے 3 مقامی اخباروں کا پہلا صفحہ پورا لگا دیا گیا ہے۔ اس نے ٹیگ نکال کے ایک اخبار کو الگ کیا۔ سکھر کے اخبارات کا پہلا صفحہ 4 بار فولڈ کر کے لگایا گیا تھا۔ اس نے ایک اخبار کو پورا نکالا اور اوپر سے نیچے نظر ڈال کے الگ کر دیا، پھر دوسرے کو کھولا اور بولا، یہ اس میں ہے۔ میں نے ابھی تک غور نہیں کیا تھا۔ اس نے اخبار چودھری انور کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے خبر کو سرسری انداز میں دیکھا۔ یار، لڑکی تو بڑی ظالم ہے۔ ملک احسان مسکرایا۔ ایک نظر میں اپنی ریما جیسی لگتی ہے۔ انور نے اخبار میری طرف بڑھایا۔ ریما سے بھی کچھ بڑھ کر ہی ہے۔ میں نے نورین کی ایک مسکراتی ہوئی تصویر کو ایک خونی خبر کے ساتھ اپنے سامنے پایا۔ خبر کی سرخی تھی، شادی کی رات دلہن اپنے دلہا کو قتل کر کے فرار ہو گئی۔ نیچے تفصیلات تھیں مگر میری نظر نورین پر جم کے رہ گئی تھی۔ میں نے بھی نورین کو دلہن کے پیراہن میں دیکھا تھا اور دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ یہ تصویر اس کا پاسنگ بھی نہیں تھی۔ انور نے ہنستے ہوئے کہا، یار کیا فرید الدین کا رقیب ہو گیا ہے تو غائبانہ، اور اخبار میرے ہاتھ سے لے لیا۔ میں چونک پڑا لیکن میرا چونکنا ملک احسان نے نہیں دیکھا۔ اس وقت وہ اخبار کو واپس فولڈ کر کے ٹیگ میں لگا رہا تھا۔ میں جیل بریک کی تفصیل دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو یہ ملی بھگت لگتی ہے جیل والوں نے لاکھوں لیے ہوں گے آنکھیں بند رکھنے کے۔ یہ تو سارے صحافی کہہ رہے ہیں لیکن حفاظتی عملہ معطل کر دیا گیا تھا فوراً۔ انور ہنس دیا۔ معطل؟ یہ بھی خوب ڈرامہ ہوتا ہے پولیس کا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں سونا چاہیے۔ صبح ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں اور تمہارا جو پروگرام خراب ہوا اس کے لیے بھی سوری۔ یار ایک بار شرمندہ کرنا کافی نہیں تھا؟ تو پھر آ جاؤ، ابھی تو تم ہو یہاں، ہفتہ 10 دن بعد چلے جانا۔ انور نے کہا، دیکھو اگر موقع ملا۔ اس نے مصافحہ کیا اور ہم اس کے کمرے سے باہر آ گئے۔ چند منٹ کے بعد میں نے کہا، انور یہ صورتحال خطرناک ہو گئی ہے، احسان کو شک ہو گیا ہے۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھ یار، یہ تیرے اندر کا خوف ہے۔ وہ بڑا پرانا اور تجربہ کار ہی نہیں، ایماندار افسر بھی ہے، وہ کچھ ظاہر نہیں ہونے دے گا۔ انور رک گیا۔ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے، اگر ذرا بھی شک ہوتا اسے تو وہ تجھے کمرے سے باہر بھی نہ جانے دیتا کہ تو راتوں رات فرار ہو جائے گا۔ میں اس صورت کی مشابہت پر وہ تجھے فرید الدین کی جگہ گرفتار کر ہی نہیں سکتا۔ وہ مجھے بھی جانتا ہے کہ میں اکبر سے کتنا مختلف ہوں اور وہ مجھ پر اعتماد کرتا ہے۔ جو کچھ میں نے اسے تیرے بارے میں بتایا وہ سفید جھوٹ تھا، لیکن اس نے تسلیم کر لیا کہ سچ ہے، کیونکہ میرا جیسا شخص نہ کسی مجرم کو پناہ دے گا اور نہ اس کی حمایت کرے گا۔ میں نے تو تجھے اپنا پرانا دوست بتایا ہے اور ایک طرح سے گواہی دی ہے کہ تو سلیم اختر ہے جس کے سارے حوالے مستند ہیں۔ اس کا کسی نادر شاہ کے گروہ اور سکھر جیل سے مفرور قیدی فرید الدین سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسی ملتی جلتی صورت والے تو چودھری انور علی اور ملک احسان کے بھی کہیں نہ کہیں نظر آ جائیں گے۔ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے میرے لیے انور۔ میں کیا سمجھتا نہیں؟ چاہوں تو ابھی رنگیلے کے ساتھ تجھے روانہ کر دوں۔ DIG صاحب کے فرشتوں کو خبر نہیں ہوگی، لیکن وہ پوری طرح مطمئن ہے، ورنہ یہ چانس ہرگز نہ لیتا کہ جلدی کیا ہے، صبح کو گرفتار کر لیں گے۔ فرید جیسے مجرم 2 منٹ میں نکل جاتے ہیں اگر موقع دیا جائے۔ اس کی دلیل نے مجھے کچھ قائل کیا۔ تو میری زندگی داؤ پر لگا رہا ہے انور۔ اب دوست کا ہے تو غدار اور احسان فراموش مت کہہ، تیرے احسان کے بدلے میں ایسا کر رہا ہوں۔ دراصل تو بہت زیادہ ڈر گیا ہے۔ چل آج رات تو میرے کمرے میں سو جا۔ بفرض محال ملک احسان نے رات کو تجھے سوتے میں ہتھ کڑی لگانے کے لیے چھاپا مارا تو وہاں ملوں گا میں۔ اس کے باپ کی بھی مجال نہیں کہ وہ دوسرے کمروں میں جا کر دیکھے۔ تو خود بڑی مشکل میں پڑ جائے گا۔ وہ ہنسا۔ او نہیں،
मलिक एहसान पागल नहीं है कि मेरी तरफ उंगली भी उठाए। जब मेरा बाप अपने बेटे को गायब कर सकता है और मैं अपने भाई को, और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो बाहर का आदमी क्या चीज़ है। मेरा वो मिजाज नहीं, लेकिन मेरे बाप ने और मेरे छोटे भाई ने कितने बंदों को ऐसे गायब किया है जैसे जमीन पर उनका वजूद ही ना था, और उनमें एक दो बड़े फन्ने खान भी थे। अब दुनिया बदल गई है अनवर। हाँ, मैं नवाब ऑफ कालाबाग नहीं हूँ और ना अंदरून सिंध का कोई वडेरा पीर। मैं एक पढ़ा लिखा मुहज्जब आदमी हूँ, फिर भी मुझसे पंगा कोई नहीं लेगा मुझे कमजोर समझ के। चल आ जा मेरे साथ। सुबह तो उठेगा तो तेरे साथ सारे अंदेशे बेबुनियाद हो जाएंगे। मलिक एहसान जा चुका होगा और सलीम अख्तर बिल्कुल महफूज होगा। न चाहते हुए भी मैंने अनवर की बात मान ली और उसके बेडरूम में महफूज होकर सो गया। मैंने बुज़दिली का मुजाहरा किया था, क्योंकि बहादुर बनने का खतरा मोल लेना मेरे नज़दीक खुदकुशी के मुतरादिफ होता। खतरा अनवर को नहीं, मुझे दरपेश था। अंदर से मैंने दरवाजे को लॉक कर दिया। बाहर एक मुहाफिज बरामदे में यहाँ से वहां तक ड्यूटी देता था। उसे अनवर ने हुक्म दिया कि वो मेरे दरवाजे पर खड़ा रहे और कोई भी जबरदस्ती मेरे कमरे में घुसना चाहे तो उसे बेधड़क गोली मार दे। ये अहकामात एक मामूली गार्ड के लिए जितने हैरान कुन थे उतने ही परेशान कुन भी थे, मगर वो तामील से इनकार नहीं कर सकता था। बेड पर लेटकर अंधेरा करने के बाद भी अंदेशों के आसे मेरे चारों तरफ मंडलाते रहे। बहुत अरसे के बाद जब मैं समझ रहा था कि खतरा बहुत पीछे रह गया है, तो खतरा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। अचानक मुझे पता चला था कि मेरे खिलाफ पुलिस और नादिर शाह किस तरह मुत्तहिद हो गए हैं। जेल से फरार होने वाले दूसरे कैदियों को सिर्फ पुलिस की नज़र से बच के रहना था। मेरे ताक़ुब में वो भी थे जिनकी शनाख्त नहीं थी, लेकिन वो मुझे शनाख्त कर सकते थे। अचानक नौरीन और फरीदुद्दीन एक जैसे मतलूब मुजरिम बन गए थे। उसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ दिया गया था। मफरूजात और अफवाहों और गैर मुसद्दिका इत्तलात पर यह केस जिंदा था। यह अभी तक सर्द खाने में नहीं गया था, तो उसके पीछे नादिर शाह का अज़्म था। पुलिस के लिए ऐसे सैकड़ों हजारों केस थे जो ख़त्म नहीं हुए थे, मगर सिर्फ फाइलों में रह गए थे। नादिर शाह के लिए सिर्फ एक केस अहम था जो मेरे खात्मे के बगैर ख़त्म होने वाला नहीं था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरी फरार और मुसलसल फरार की हिकमत अमली ज़्यादा मुअस्सर और कारगर साबित नहीं हुई थी। शायद मुझे अब जारहाना हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत थी। इससे पहले कि दुश्मन तुम्हें ख़त्म करे, तुम दुश्मन को ख़त्म कर दो। क्या मैं इतनी ताकत रखता हूँ और इतने वसाइल? मैंने सोचा, मगर मुझे नादिर शाह के पूरे गिरोह का खात्मा नहीं करना। मेरा टारगेट सिर्फ नादिर शाह होना चाहिए, सिर्फ एक आदमी। उसका गैंग मेरा दुश्मन नहीं है, दुश्मन सिर्फ नादिर शाह है। जब वो नहीं रहेगा तो उसकी जगह लेने वाला पुराने दुश्मनों को ख़त्म करने के मंशूर पर अमल नहीं करेगा। उसका अपना प्लान होगा और अपना टारगेट। मुझे अंदाज़ा है कि मेरी वो रात इसी तरह गुजरी जैसे जेल में आखिरी रात गुजरती है। अगले दिन का सूरज तुलू होने से पहले मुझे तख्तादार से एक मुर्दा जिस्म की सूरत में उतारा जाता और लावारिस लाशों की तदफीन करने वाले किसी इदारे के सुपुर्द कर दिया जाता। मैं बार बार उठकर बैठता रहा। हर बार मेरा हलक खुश्क होता और मैं पानी पी के फिर लेट जाता। मुझे नींद की गोली की अशद ज़रूरत पहली बार महसूस हुई। आखिरी बार मैं जागा तो हवा के दोष पर आज़ान की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और जब मैं वज़ू के बाद किबला रू खड़ा हुआ तो मुझे यूं लगा कि जैसे मेरी ये वो नमाज है जो हर मुजरिम फांसी पाने से पहले पढ़ता है। सुबह का उजाला कमरे की खिड़कियों के पर्दों से झलकने लगा, मगर मैं कमरे से बाहर नहीं निकला। घड़ी की तरफ देखते हुए मुझे खौफ आता था, ताहम मेरी कैफियत रात से बहुत मुख्तलिफ थी। अनवर की बात की सदाकत साबित हो चुकी थी। मलिक एहसान मुझे गिरफ्तार नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब वाज़ेह था कि उसने मुझे मलिक सलीम अख्तर तस्लीम कर लिया था और फरीदुद्दीन से मेरी मुशाबहत को आम इत्तिफाक समझ के भुला दिया था। मैं इसी गांव का रहने वाला और अनवर का पुराना दोस्त था। मेरा बिजनेस लाहौर में था और मेरे बीवी बच्चे भी वहीं थे। मलिक एहसान ने सब मान लिया था। जब अनवर ने दस्तक देकर मुझे आवाज़ दी
سلیم صاحب جاگو پیارے، تو میں نے سکون اور اطمینان کا گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے پر اعتماد بحال کر کے دروازہ کھول دیا۔ جمائی لے کر میں نے ظاہر کیا کہ میں سو رہا تھا اور انور میرا خوف دور کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ کیا وقت ہوا ہے؟ میں نے آنکھیں کھول کے گھڑی دیکھی۔ 8 بجے ہیں۔ ابھی ملک احسان گیا ہے۔ میں نے ناشتہ اس کے ساتھ کر لیا۔ آداب میزبانی کا تقاضا تھا۔ اچھا کیا، اس نے مجھے تو نہیں پوچھا تھا۔ میں نے کہا وہ سو رہے ہیں، آپ کہیں تو جگا دوں۔ اس نے منع کر دیا۔ انور ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ چل اب تو تیار ہو کے ناشتہ کر، آج کام ہے بہت سارے۔ میں نے کہا بڑے چودھری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک، وہ بھی ناشتہ کر رہے ہیں، اور تجھے بتاؤں انہوں نے مجھ سے بات بھی کی۔ میں نے کہا کہ آج ان کی خواہش کے مطابق علاج کا بہترین انتظام حویلی میں ہی ہو جائے گا۔ سب کچھ یہی ہو جائے گا جو ہسپتال میں ہوتا ہے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ یہ سب سلیم اختر کی وجہ سے ہوا۔ اس نے کہا کہ کام مشکل ہے مگر ناممکن نہیں، وہ بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اسے زیادہ پتہ ہے کہ کہاں سے کیا ملے گا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی پرانا جاننے والا دل کے امراض کا ماہر ڈاکٹر ہے جو اب کسی ہسپتال میں نہیں، بوڑھا آدمی ہے۔ سلیم اسے یہاں لانے کی کوشش کرے گا کہ حویلی میں اس کی رہائش کا بندوبست کر دیا جائے۔ میں اسے حیرانی سے دیکھتا رہا۔ اور انہوں نے مان لیا؟ اس کا پتہ چل جائے گا تجھے۔ ماں پر تو فوراً ہی اثر ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا پتر ایسا ہو جائے تو میرے بھی دل سے دعا نکلے گی، اسے بھی اپنا بیٹا بنا لوں گی میں۔ تو ناشتے سے فارغ ہو کر پھر شہر جانے سے پہلے میرے ساتھ چل کے ابا جی کی طبیعت پوچھنا اور دیکھنا میری کوشش کا نتیجہ۔ بعض اوقات خرابی میں بھی بہتری ہو جاتی ہے۔ اس کرائسس نے میری اور تیری پوزیشن کو قابل اعتبار بنا دیا ہے۔ وہ بہت خوش تھا اور مطمئن بھی۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر غسل کیا اور شیو بنائی، لباس بدلا، ناشتہ طلب کیا تو 10 منٹ کے بعد ریشم خود ناشتہ لے کر آ گئی۔ تم رات کو اپنے کمرے میں نہیں تھے؟ اس نے کہا۔ میں نے اعتراف کر لیا۔ ہاں، میں انور کے کمرے میں سویا تھا۔ ایسی کیا بات ہو گئی تھی؟ وہ شک بھرے لہجے میں بولی۔ ظاہر ہے کچھ خطرہ تھا، انور نے کہا تو میں نے اس کی بات مان لی۔ خطرہ اس پولیس افسر کی وجہ سے محسوس ہوا تھا؟ دیکھو، خواہ کی تفتیش مت کیا کرو۔ میرے پاس وقت نہیں ہے تمہارے ہر سوال کا تفصیلی جواب دینے کے لیے۔ مجھے انور کے ساتھ شہر جانا ہے، بہت سے کام ہیں۔ مجھے معلوم ہے سب۔ اس کا منہ سوج گیا۔ تم بھی وہی مرد ہونا جو عورتوں کو ہر بات نہیں بتاتے، ان پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر جانتی ہو تو خفا کیوں ہو؟ چلو ناشتہ کرو، اور لڑنا ہے تو کل لڑیں گے فرصت سے۔ انور نے سب بتا دیا تھا مجھے۔ میں تم سے سننا چاہتی ہوں، مجھے تم سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تم سے لاکھ بہتر آدمی ہے۔ میں ہنس پڑا۔ میں آدمی ہی کب ہوں کہ تم مجھ سے مقابلہ کر رہی ہو؟ انور نے باہر سے کہا۔ چلو آج تھوڑا گھوم لیتے ہیں۔ میں اٹھ کے اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں اب بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ پورے اعتماد کے ساتھ اس کے ساتھ چودھری صاحب کے کمرے میں داخل ہوا اور ان کی خیریت پوچھی۔ خلاف معمول انہوں نے شرافت سے جواب دیا۔ بس ابھی دن پورے نہیں ہوئے تھے، قضا ٹل گئی۔ میں نے اخلاقی سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں چودھری صاحب، ابھی آپ کو بہت دن جینا ہے۔ ماں جی نے کہا چلو جاؤ تم دونوں خیر سے، اللہ تمہاری کوشش کو کامیاب کرے۔ باہر آ کر مجھے انور کی بات کا قائل ہونا پڑا۔ یہ ہارٹ اٹیک نہ ہوتا تو انور کی اور میری طرف سے چودھری صاحب کی ناراضی اور بدگمانی کبھی ختم نہ ہوتی۔ اب ایسا لگتا تھا کہ قدرت بھی انور کی مدد کر رہی ہے اور وہ حالات پر اپنی مرضی کے مطابق قابو پا لے گا۔ انور کو امید تھی کہ بھابھی وقتی کشیدگی اور بدگمانی کی فضا کو ہمارے لیے سازگار بنانے میں اپنا کردار ضرور ادا کرے گی۔ وہ اپنے باپ سے بھی مشورہ ضرور حاصل کرے گی۔ اسے چودھری اکبر کے اقتدار کی بحالی میں نہیں، اس کی زندگی کے تحفظ میں زیادہ دلچسپی ہوگی۔ میں نے جانے سے پہلے انور کو اپنے بیڈ کے نیچے سے 2 بیگ نکال کر دیے۔ انہیں سنبھال کے رکھ۔ کیا ہے ان میں؟ اس نے بیگ کھول کے اندر جھانکا۔ یہ بیگ میرا ہے، اس میں 9 لاکھ سے زیادہ نقد ہیں، باقی زیورات جن کی مالیت کا مجھے علم نہیں۔ یہ کہاں سے آئے اور کس کے ہیں؟ یہ بعد میں بتاؤں گا۔ تمام زیور نورین کا ہے۔ اور یہ رقم تو نے دیکھا بھی نہیں کہ کتنی ہے؟ وہ بولا یہ بھی نورین کی ہے۔ نہیں،
لیکن میں اسے اپنی بھی نہیں کہہ سکتا۔ ایک ایسے شخص کی تھی جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے معلوم نہیں اس کے پاس کہاں سے آئی تھی۔ اگر میں نہ لیتا تو پولیس لے لیتی اور اس کا ذکر بھی کسی سے نہ کرتی۔ پھر اب تیری ہوئی نا، جب اس کا دعوے دار ہی کوئی نہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو اپنا سمجھ کے خرچ کرتے ہوئے مجھے عجیب سی غیر اخلاقی جھجک محسوس ہوتی ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ دیکھ یار، تو اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کرنے کسی تھانے میں جا کر تو یہ بیان نہیں دے سکتا، اور نہ اسے اسٹیٹ بینک جا کر اسے سرکاری خزانے میں جمع کرا سکتا ہے کہ میرا اس پر حق نہیں بنتا۔ ایسے جذباتی رویے کے ساتھ آج کی دنیا میں زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ تو نے میری ایک خلش دور کر دی۔ اچھا، یہ دوسرا بیگ ریشم کا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ زمین کی ملکیت کے کاغذات ہیں اور کچھ زیورات اور نقد بھی ہے۔ نہ اس نے بتایا نہ میں نے مالیت پوچھی۔ ان کو کہیں حفاظت سے رکھوا دے۔ ٹھیک ہے، میں اپنی تجوری میں رکھ دیتا ہوں، تجھے ضرورت ہو تو بتا دینا۔ میں نے کہا میری جیب میں تو کچھ بھی نہیں اور ہم جا رہے ہیں شہر۔ میری جیب میں تو ہیں، وہ بولا اور دونوں بیگ لے کر نکل گیا۔ اس کے اور میرے درمیان اعتماد کا رشتہ اتنے کم وقت میں ایک بیچ سے تناور درخت بن گیا تھا۔ اس کی مثال ملنی مشکل تھی۔ جو کل مکمل اجنبی تھے آج بے تکلف دوست تھے۔ حویلی والوں کے زیر استعمال 3 گاڑیاں تھیں۔ ایک فیملی سیڈان کار تھی، دوسری شاہانہ وقار اور دبدبے والی تھی سیاہ پجیرو، جو پرانے وقت کے بادشاہوں اور مہاراجوں کے ہاتھی جیسی چال اور شان و شوکت رکھتی تھی۔ تیسری روزمرہ کے استعمال کے لیے سواری سوزوکی کیری ہائی روف تھی، جسے کیری ڈبہ یا صرف ڈبہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس وقت پجیرو حویلی کے باہر کھڑی لشکاریں مار رہی تھی اور اس کے سیاہ شیشوں کے پیچھے کی فضا کو باہر کے گرم موسم کے مقابلے میں مریچا سا رکھنے کے لیے انجن بھی جل رہا تھا۔ سرکاری شوفر سفید وردی اور ٹوپی کے ساتھ منتظر تھا کہ ہم آئیں تو وہ لپک کر دروازہ کھولے۔ شوفر نے بیلٹ کے ساتھ ایک بیگ بھی لٹکا رکھا تھا اور مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے پاس کلیشنکوف بھی موجود تھی۔ ہم پچھلی سیٹوں پر تشریف فرما ہو گئے تو شوفر نے گاڑی کا رخ جی ٹی روڈ کی طرف موڑ دیا۔ ایک ذیلی سڑک برساتی ندی کے اوپر سے گزرتی تھی۔ اس کے پل پر میں اور نورین ویگن سمیت نیچے گرے تھے۔ اب بائیں کنارے پر گاڑی چل رہی تھی اور انور مجھے بتا رہا تھا کہ اس طرف کی ساری زمین ہماری ہے۔ اس پر فصل پک کر تیار تھی اور کھیتوں میں کام کرنے والے اکا دکا مرد اور عورتیں دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ہاتھ بے ساختہ سلام کے لیے اٹھ رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ گاڑی میں کوئی ہے یا نہیں۔ تو نے ان کی حالت دیکھی؟ انور نے کہا۔ صدیوں سے ان کی کئی نسلیں ایسی ہی بے آبرو زندگی گزار رہی ہیں۔ یہ شاید ہمارے مویشی استبل کے گھوڑے اور ہماری شکاری کتے ہوتے تو بہت سکھی ہوتے۔ لاہور پہنچنے پر جب ہم اپر مال سے زمزمہ کی طرف مڑ چکے تھے، ڈرائیور نے درمیان والے شیشے کا پارٹیشن ہٹا کر پوچھا، اب کدھر جانا ہے جناب علی؟ انور نے میری طرف دیکھا۔ تم بتاؤ کہاں سے شروع کریں؟ میں نے کہا، میو ہسپتال کے اطراف میں میڈیکل ایکوپمنٹ سپلائی کی کمپنیاں ہیں، وہیں جائیں گے۔ جب ہم نے تلاش کا آغاز کیا تو عملی مشکلات کا اندازہ ہوا۔ وہاں چھوٹی بڑی بہت سی دکانیں تھیں جہاں ہم ضرورت کے آلات سے بیساکھیاں اور ویل چیئر دستیاب تھیں۔ میں نے ایک بڑی کمپنی سے آغاز کیا جو ہسپتال کو ایکوپمنٹ سپلائی کرتی تھی۔ باہر ان کے شو کیس میں تو کچھ نہیں تھا، لیکن آفس بہت بڑا تھا اور اندر دکان سے زیادہ دفتر کا ماحول تھا۔ سامنے ہی ایک لڑکی ریسیپشن کا بورڈ لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے ہمیں 3 میں سے درمیانی کیبن کی طرف اشارہ کر دیا۔ باہر تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ اندر ایک بہت سمارٹ اور خوش اخلاق نوجوان نے تھوڑا سا اٹھ کے ہمارا استقبال کیا اور اپنا نام خواجہ بتایا۔ انور نے کہا، خواجہ صاحب، ہم ایک ایسے کام میں آپ سے مدد چاہتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ جی فرمائیے، اور پھر انٹر کام پر چائے کے لیے کہہ دیا۔ آپ ہر قسم کا سامان اسپتالوں کو فراہم کرتے ہیں، یہ بتائیے اگر میں اپنے گھر میں وہی ایکوپمنٹ انسٹال کرانا چاہوں؟ وہ مجسم سوال بن گیا۔ آپ کچھ وضاحت کریں گے؟ اسپتال میں ہر شعبے کی ضرورت کا سامان الگ الگ ہوتا ہے۔ رائٹ۔ میں اپنے گھر میں ایک کارڈیک کیئر یونٹ بنانا چاہوں تو؟
कार्डियक केयर यूनिट घर में। जी देखिए, मामला मेरे वालिद का है। वो हार्ट के पेशेंट हैं, उम्र है तकरीबन 75। वो किसी सूरत हस्पताल जाना नहीं चाहते, हालांकि ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं सर्जरी की बात नहीं कर रहा। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास वगैरह तो सिर्फ अस्पतालों में मुमकिन है, लेकिन इलाज में अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाए तो उन्हें संभाला जा सके, ये भी आसान नहीं होता। अनवर साहब, क्या आपके घर में कोई डॉक्टर है? कोई नहीं, लेकिन हमने एक कार्डियोलॉजिस्ट और एक नर्स को हायर किया है जो 24 घंटे मौजूद रहेंगे। ख्वाजा ने कहा, आई डोंट नो, रिहाइश कहाँ है आपकी? अनवर ने तफसील से बताया तो ख्वाजा अफसोस से नफ़ी में सर हिलाने लगा। ऐसी जगह पर यह ज़्यादा मुश्किल होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर सकते हैं। ईसीजी मशीन अब पोर्टेबल आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर भी लगा सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में और भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मसलन शॉक थेरेपी की मशीन और वेंटिलेटर तो किसी सूरत नहीं लगाया जा सकता। फिर इन चीज़ों के लिए स्टैंड बाई अरेंजमेंट। अस्पताल में तो फौरन दूसरा मॉनिटर लगा देते हैं, और सबसे बड़ी ज़रूरत है बिजली की मुस्तकिल सप्लाई। उसके लिए एक ऑटोमेटिक जनरेटर, उसका फ्यूल, मेंटेनेंस। मैंने कहा, अगर हम ये सब खरीद के इंस्टॉल कराना चाहें तो आप मदद कर देंगे? कर देंगे, हमारा तो काम ही यही है, लेकिन आपको कुछ अंदाज़ा है कास्ट का? अनवर ने कहा, वो कोई मसला नहीं है, आप एस्टिमेट बताइए। मैंने कहा, और काम की तकमील में कम से कम कितना वक्त चाहिए? वो कुछ गैर मुतमईन नजर आने लगा। कॉस्ट तो हम 1-2 दिन में बता देंगे। 1-2 दिन? आपको तो सब मालूम होगा। कोटेशन बनाने में क्या प्रॉब्लम है? 10-20% ऊपर नीचे सही। हम चाहते हैं आज शाम तक, अनवर ने कहा। ओके, शाम तक, मगर सिर्फ कोटेशन। यू सी, ये स्टॉक में चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं, कुछ आसानी से मिल जाएंगी लोकल मार्केट से। बाकी हम कराची से पूछ सकते हैं, जहां हर मुल्क की कंपनी का ऑफिस है। उनके पास होगी तो कम से कम 4 दिन, न हुई तो फिर हमें ऑर्डर देना पड़ेगा। और कौन सी चीज़ कहाँ से कब मिलती है, ये मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। अनवर कुछ मायूस हुआ। ओके, अब जिस हद तक कोशिश कर सकते हैं देख लें, हम शाम तक यहाँ हैं। उसने फोन पर किसी को बुलाया। एक 40-45 साल शख्स अंदर आ गया। न जाने क्यों मुझे उसका चेहरा कुछ शना सा लगा। ख्वाजा ने उसे मुख्तसरन हमारी आमद का मकसद बताया, और वो यस सर कह के सर हिलाता रहा, लेकिन मैंने देखा कि उसकी नज़र बार बार मुझ पर ठहर जाती थी। वो भी मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था। एकदम मेरे दिमाग में खतरे का अलार्म बज गया। मेरा ख्याल था कि मुझे शनाख्त करने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं ये भूल गया था कि सक्खर जेल में भी सैकड़ों कैदी थे और मैं सबसे आशना नहीं था। जब वो चला गया तो अनवर ने चेक बुक निकाली। आपको कितना एडवांस दे दूं? अभी इसकी ज़रूरत नहीं, आप शाम को भी दे सकते हैं, तकरीबन आधी लागत के बराबर। ख्वाजा ने शाइस्तगी से कहा, आप शाम 5 बजे आ जाइए। मैं देखता हूँ कम से कम वक्त में क्या हो सकता है। ऐसी डिमांड पहले कभी नहीं आई। अस्पताल बहुत पहले बता देते हैं। ये आप हमारी खुसूसी मदद करेंगे और हम यकीनन आपके शुक्रगुजार होंगे। अनवर ने और मैंने उससे हाथ मिलाया। वो शख्स बाहर हमारा इंतजार कर रहा था। दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसने कहा, एक्सक्यूज मी। मैं रुक गया। ये बात यकीनी है कि अगर वो मेरा असल नाम लेकर मुझे पुकारता तो मैं ज़रूर चौंकता और मुड़ के भी देखता। आपने मुझसे कुछ कहा? जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका नाम फरीदुद्दीन है? मुझे ना चौंकने के लिए एक लम्हे की वार्निंग मिल गई थी। मैंने सूरत पर सवालिया हैरानी तारी कर ली। जी नहीं, मैं मलिक सलीम अख्तर हूँ। उसने कहा, सॉरी, दरअसल आपकी सूरत एक और शख्स से मिलती है। मेरे ख्याल में उसे फांसी हो चुकी है। फांसी? मैंने अपने शौक पर काबू पा लिया। किस जुर्म में? आपका कौन था वो? एक दोस्त का भाई था। कत्ल का इल्जाम था उस पर, लेकिन आई एम सॉरी, वो एकदम पलटा और गिबन में चला गया। मुहावरे के मुताबिक जमीन मेरे कदमों के नीचे से निकल चुकी थी, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया था। अनवर ने फौरन मेरा हाथ थाम लिया। चलो मलिक साहिब,
میں نے دروازے پر کھڑے چوکیدار سے پوچھا، یہ صاحب جو بھی مجھ سے بات کر رہے تھے ان کا نام کیا ہے؟ راجہ ریاست خان سر، چوکیدار نے کہا۔ راجہ ریاست خان؟ نام سے مجھے کچھ بھی یاد نہیں آیا، لیکن میرے ذہن میں بہت سے سوال پیدا ہو گئے۔ کیا وہ سکھر جیل میں تھا؟ تھا تو کس جرم میں؟ مجھے یعنی فرید الدین کو کیسے جانتا تھا اور اب یہاں کیسے کام کر رہا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں وہ بھی فرار ہونے والوں میں شامل ہو؟ میں چوکیدار سے پوچھ سکتا تھا کہ اس کمپنی میں وہ کب سے کام کر رہا ہے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی سزا پوری کر کے میرے فرار سے پہلے ہی نکل آیا ہو، عدالت نے اسے بری کر دیا ہو۔ انور نے کہا، چل بیٹھ گاڑی میں، کہیں کھانا کھاتے ہیں اور اتنا فکر مند نہ ہو۔ انور، 2 دن میں 2 بار کسی نے فرید الدین کو شناخت کیا ہے، یہ فکر مندی کی بات نہیں ہے۔ کرتے ہیں اس پر بات اور کوئی پکا انتظام۔ انور کی ہدایت کے مطابق انور نے ڈرائیور کو پی سی کی طرف جانے کے لیے کہا۔ اتنا نروس مت ہو انور، مجھے اس طرح آزادانہ گھومنا نہیں چاہیے، خصوصاً شہر میں، اور پبلک پلیس پر جانے میں یہ خطرہ زیادہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہم کھانا گاڑی میں کھا لیں۔ یار پی سی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہر ایرا غیرہ آتا جاتا ہو، اور ایسا اتفاق بار بار نہیں ہوتا۔ کچھ بھی ہو میں شام کو تیرے ساتھ وہاں نہیں جاؤں گا، میں نے کہا۔ ہوٹل میں انور نے ایک ایسے گوشے کا انتخاب کر لیا جو ایک الگ تھلگ جگہ پر تھا، مگر میری تو بھوک اڑ گئی تھی۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد جب میں کچھ پر اعتماد محسوس کرنے لگا تو ملک احسان نے اچانک میرے یقین کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ نادر شاہ نے فرید الدین کو پکڑا تھا، لیکن وہ نکل گئے۔ اس کے نزدیک یہ مصدقہ اطلاع نہیں تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ غلط نہیں ہے۔ اگر میں زندہ تھا تو نورین بھی کہیں تھی۔ یکے بعد دیگرے 2 افراد کے شک نے مجھے احساس دلایا تھا کہ میرے لیے خطرہ بھی باقی ہے اور مجھے مزید کچھ عرصہ روپوش رہنا چاہیے۔ حویلی محفوظ جگہ تھی۔ اگر میں اپنی مصروفیات کو محدود کر دیتا تو مزید چند ماہ میں صورتحال بہتر ہو جاتی۔ شاید مجھے بھی اپنی صورت کو بدلنے کی ضرورت تھی۔ انور نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ سلیم، کیا تجھے بھروسہ نہیں مجھ پر؟ تیری حفاظت میری ذمہ داری ہے اور میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ اس کا پکا بندوبست کرنا ضروری ہے۔ کیا پکا بندوبست؟ مجھے روپوش رہنا ہوگا، اور ٹھیک ہے ہم محتاط رہیں گے۔ ایسی ہر جگہ ہر وقت میں تجھے ساتھ نہیں لے جاؤں گا، لیکن ایک کام اور کرنا ہے۔ میں نے سلونی سے پوچھا تھا اور اس نے رنگیلا سے کہا تھا یہ کام وہ کرا سکتا ہے۔ وہ بہت چلتا پرسا ہے اور سارے شہر کو جانتا ہے۔ ہم ہوٹل سے نکلے تو 3 بجنے والے تھے۔ انور نے ڈرائیور سے کچھ کہا اور وہ گاڑی کو موڑ کے نیلا گنبد کی طرف لے گیا۔ وہاں پارکنگ کے لیے جگہ نہیں تھی۔ ایک جگہ اس نے گاڑی روک لی۔ ہم نیچے اترے تو مجھے رنگیلا نظر آیا جو اپنی ٹیکسی لیے وہاں موجود تھا۔ انور کے ساتھ میں بھی ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور ٹیکسی باہر نکلی تو انور کے شوفر نے پجیرو اس کی جگہ لگا دی۔ میں نے اشارے سے پوچھا، اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو انور نے اشارے میں جواب دیا کہ حوصلہ رکھو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ ٹیکسی ایک جگہ رکی اور رنگیلا اتر کے گیا۔ میں نے پوچھا، یہاں کیا کام ہے؟ یہ کیا جگہ ہے؟ ابھی پتہ چل جاتا ہے سر، انور مسکرایا۔ تجھے ملک سلیم اختر بنانا ہے پکا، یہاں شناختی کارڈ بنتے ہیں۔ رنگیلا 5 منٹ میں لوٹ آیا۔ آپ اوپر چلے جائیں سر، 1st فلور پر شہباز خان کے کمرے میں۔ شہباز خان بھی ادھیڑ عمر آدمی تھا جس کے بال سر پر نہیں چہرے پر تھے۔ اس نے اپنی ٹوپی اتار کے میز پر رکھ دی تھی اور اپنی انگلیوں سے داڑھی میں کنگھی کر رہا تھا۔ وہ شکل سے عیار اور آنکھوں سے مکار نظر آتا تھا۔ کسی رسمی سلام دعا کے بغیر ہی اس نے ہم دونوں کو دیکھا۔ شناختی کارڈ کس کا بنے گا؟ انور نے میری طرف اشارہ کیا۔ ملک سلیم اختر کا۔ بن جائے گا، 10,000 ہوں گے، 1 ہفتہ لگے گا، ارجنٹ چاہیے تو 20، 2 دن میں مل جائے گا۔ ہمیں 1 دن میں چاہیے، ہم 25,000 دیں گے ایڈوانس، انور نے کہا۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ آ جاؤ میرے ساتھ، اس نے مجھے اشارہ کیا۔ وہ انور کو اور مجھے ایک ہال میں لے گیا جہاں ہر طرف شناختی کارڈ آفس کے لوگ کام، گپ شپ اور بزنس میں مصروف تھے۔ میں نے سب کچھ انور پر چھوڑ دیا تھا۔ اس نے فارم بھرا
اور میرا نام ملک سلیم اختر ولد حاجی اختر رسول مرحوم لکھا۔ میرا مستقل پتہ اپنے گاؤں کا درج کیا اور عارضی پتہ لاہور میں سمن آباد کے کسی گھر کا۔ میرے پرانے اصل کارڈ میں شناخت کی علامت گردن پر ایک تل تھا۔ جیل میں ایک لڑائی کے دوران لڑنے والوں کو الگ کرنے کی کوشش میں چاقو کا ایک زخم میرے گال پر لگا تھا، جو اتنا گہرا تھا کہ مندمل ہو جانے کے بعد بھی اپنا نشان چھوڑ گیا تھا۔ فارم پر دستخط میں نے خود کیے تھے، لیکن مختلف۔ پہلے میں نے انگلش والے دستخط کیے تھے، اب اردو میں MS اختر لکھا۔ شہباز خان ارجنٹ کارڈ بنانے کے پروسیجر سے واقف تھا اور اندر یہ کام ملی بھگت سے ہوتا تھا۔ ایک جگہ بٹھا کے میری فوٹو بھی بنا لی گئی۔ آخری مرحلہ اپنے انگوٹھے کا نشان ثبت کرنے کا تھا، جو میں نے اسکینر پر لگا دیا۔ شہباز خان نے کمپیوٹر کی اسکرین پر کچھ دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا۔ یہ تو فرید الدین کا پرنٹ ہے، وہ بولا، اور میں نے اسکرین پر اپنا پرانا شناختی کارڈ دیکھا۔ شہباز خان نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ تو نہیں بن سکتا۔ اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا۔ میرا خون خشک ہونے لگا۔